प्राप्त किए हैं। पहले आज संजय जी जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किया आपने, पहले बार आपको तो बधाई आपको जी अच्छे नंबर धन्यवाद पाने के सर। लिए। और सेकंड और थर्ड व्यवस्था में दो लोग आए हुए हैं, तो उन दोनों साथियों को भी बधाई। 4 लोग हो गए, दोनों लोग सेकंड और थर्ड में दो लोग साथ में आए हुए हैं। एक समान नंबर सभी लोगों का है, सेम नंबर है। तो सबसे पहले उन लोगों को बधाई जिन्होंने, और सबको बधाई, सभी लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया। थोड़ा सा पेपर में थोड़ा समस्या इस बार थी, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी, जिस वजह से पेपर साफ नहीं आया वो। जी जी। लेकिन फिलहाल, हाँ, तो लेकिन फिलहाल वो समस्या जान नहीं गए हैं, पेपर लोड कर दिया हम बाद में। नहीं, हमने पेपर क्वालिटी क्या है, थोड़ी समस्या थी वहां से, लेकिन चलिए। तो आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा, एक बार कोई बोल दे। जी सर। चलिए, आज हम लोग यूएनओ पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में नंबर 2 नंबर यहाँ से आता है, कोई परीक्षा होती, चाहे टेट सुपर टेट कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर का जरूर आता है। और जो विश्व की संस्थाएं हैं, चाहे वो यूएनओ से जुड़ी हो, चाहे बहुत सारी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं, हर संस्थाओं से आपका पहली बात तो समसामयिक की आपने जाना है, तो पूरी तरह से आपका आएगा इसका, या राष्ट्रकुल खेल हुए, या अन्य तरह के राष्ट्रमंडल हुआ, आपका राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, ये सारे जो ऐसे संगठन आपके वैश्विक हैं स्तर पर, जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। G8 हुआ आपका, तो थोड़ा सा इन सबके बारे में पढ़ते रहिए आप लोग। तो आज हम इन्हीं संगठनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है यूएनओ, या जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हिंदी में आप जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले आज। सबसे पहली बात तो इसका संगठन बना क्यों ये, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मतलब होता है कि कई राष्ट्रों का समूह है। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब पूरे विश्व के कई राष्ट्र इकट्ठा होकर उन्होंने संगठन बनाया है, और जो आज वर्तमान परिवेश में जो यूएनओ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसके पहले इसका नाम राष्ट्र संघ था। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त आपका हुआ था, उस युद्ध की समाप्ति के बाद आपका राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका थोड़ा चेंजिंग किया गया उसमें, और वह क्या बन गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बना। और डेट आपको यहीं पे दिख रहा होगा, देखिए डेट यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए 24 अक्टूबर 1945। तो डेट तो आपके यहीं पे है कब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना के 3 महीने पहले ही, क्योंकि इसका संविधान बनाया गया। प्रशांत महासागर में एक जगह है, वहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, लगभग 51 या 52 देश थे वहां पे, 52 देश शायद थे। 52 देश बैठ करके जो है एक संविधान बनाते हैं, खाका बनाते हैं, भाई क्या करें ताकि पुनः विश्व युद्ध की पुनः संभावना ना हो, पुनः विश्व युद्ध हो तो रोका जा सके उसको। इसको लेकर के खाका बनाया गया, पूरी तरह से मतलब संविधान बनाया गया, और थोड़ी सी उदारता बरती गई। जो राष्ट्र हार गए थे प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में, उनके साथ थोड़ी उदारता बरती गई। लेकिन हाँ, एक चीज हुआ था कि जो वीटो पावर दिया गया, किसको दिया गया, जो देश जीते हुए थे, वहां उदारता नहीं बरती गई। इसे प्रथम विश्व युद्ध में जो हारे, उनको भी उस तरह से रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो हारे देश थे, उन देशों को जो वीटो पावर नहीं दिया गया यूएनओ में। लेकिन वर्तमान में, लेकिन फिलहाल जो भी संविधान बना अभी तक 1900, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त होता है, तब से लेकर आज तक पुनः विश्व युद्ध की संभावना नहीं बन पाई, पुनः विश्व युद्ध कंडीशन नहीं बनी। बहुत बार युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, इन राष्ट्र संघ ने इसको संभाला, और अभी तक में भी इस विभीषिका से बचे हुए हैं। और सही बात है कि अगर आज की कंडीशन में, आज के परिवेश में, अगर इसी देश में युद्ध छिड़ जाए, 2-4 देश अगर लड़ने लगे आकर के,
तो प्रलय आ जाएगी। इस तरह से मानिए कि परमाणु बम में ऐसी कंडीशन, हाइड्रोजन बम, इस तरह के बम बन गए अब हैं, इस तरह के विध्वंसक हथियार इसमें उपलब्ध हैं धरती पर कि पूरी पूरी सृष्टि खतरे में आपको दिखाई पड़ेगी। देश के देश समाप्त हो जाएंगे। तो लेकिन जैसा भी है, फिलहाल यूएनओ के ही हम मानेंगे कि यूएनओ की ही देन है कि आज पूरा विश्व जो है, आपके तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हो पाया, कम से कम इससे बचा हुआ है। विशेष प्रकार की कंडीशन जब आती है तो आपका जो है कि सुरक्षा परिषद, महासभा और महासचिव, सभी लोग मिल करके जो है उसको संभालते हैं और विभीषिका से बचाते हैं। तो इसकी स्थापना का जो कंडीशन था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जापान पर 2 बम गिराए गए। आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 दिन के लगभग 6 और 9, शायद 6 और 9 को गिराया गया था। अगस्त का डेट है ये, 6 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी को गिराया गया था। तो इन बम को गिरने के बाद जापान सरेंडर बोलता है और उसी के बाद जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध की वही समाप्ति होती है। और इसी की समाप्ति के बाद आपका जो है कि चार्टर बनता है यूएनओ का, और यहीं से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो यूएनओ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व को युद्ध से बचाना, पहला काम। और भी बहुत सारे उद्देश्य बाद में आए, लेकिन पहला प्राथमिक उद्देश्य का यही था कि तृतीय विश्व युद्ध, पुनः कोई युद्ध ना हो, इसी विश्व को कैसे बचाया जाए। और निश्चित रूप से अभी तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा है कहीं न कहीं से। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जब स्थापना इसकी हुई थी उसमें भारत, तो 1945 का डेट है, भारत उसमें आजाद नहीं था। भारत आजाद कब हुआ है? 1947 में। 15 अगस्त 1947 भारत। लेकिन उस टाइम पर भी भारत क्या बना था उसका? भारत जो है कि मतलब उसमें गुलाम था अंग्रेजों का। फिर भी जो है भारत उसमें क्या बनता है? भारत उसमें जो यूएनओ का सदस्य बनता है। मतलब गुलामी की कंडीशन में भी भारत क्या किया था? भारत यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सदस्य बना था, मतलब संस्थापक सदस्यों में भारत भी उसमें शामिल था। 53 देश या 52 देश इकट्ठा होते हैं और उस पर चार्टर पर साइन होती है, और उसके बाद आपका यूएनओ का घोषणा पत्र जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को जो है कि क्या अस्तित्व में आता है, और यहीं से जो है यूएनओ की नींव पड़ती है। आप लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय आपके अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है। मलहट्टम करके वहां पे एक द्वीप है, मलगट्टम या मलहट्टम करके द्वीप कोई वहां पे है। वहीं पर ये आपका, हाँ, वहीं पर आपका ये जो है इसका न्यूयॉर्क में इसका जो है कि मुख्यालय है। और पूरे विश्व में आपको चित्र दिखाता हूँ, एक जो वहाँ का चित्र है, ये देखिए, ये जगह देखिए, मुख्यालय का, ये देखिए आपका यूएनओ का मुख्यालय है। और यहाँ देख रहे होंगे सभी देशों के झंडे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे। समर्थन वर्तमान में 193 देश इसके अंतर्गत हैं। वर्तमान में आपके यूएनओ में या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश में 193 देश में सबसे लास्ट, सबसे नवीन देश आपका जो है आपका दक्षिणी सूडान, आपका दक्षिणी सूडान। तो प्रथम जो संस्थापक सदस्यों की संख्या 52 थी, और वर्तमान में पूरे देश से 193 देश जो इसमें शामिल हैं। और सबसे नवीन देश के बारे में पहली परीक्षा में पूछा गया आपसे, संख्या इसकी एक्स में वर्तमान में हो गई है 193। दक्षिणी सूडान इसका जो है सबसे नवीनतम देश है। तो ये आपका यूएनओ है। और देखिए कुछ चीजें, जो विशेष चीजें जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे पहली बात तो इसका स्थापना दिवस कब आया इसका है, तो यहाँ के हिसाब से ऊपर लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मलगट्टम या मलहट्टम जगह है न्यूयॉर्क में, तो एक द्वीप है, उसी द्वीप पर इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज और जानिएगा, ये जगह जो है मतलब जो इसका मुख्यालय की जगह जो है किसी ने दान में दिया था। उस व्यक्ति का नाम तो हमें नहीं याद है कौन व्यक्ति ने दान किया था, मतलब अपनी जमीन दान कर दिया था। उसने कहा ले जाइए आप विश्व के लिए, इसके लिए विश्व के लिए जगह बनाइए, विश्व के लिए यहाँ पे कार्यालय का निर्माण करिए। और वहीं पर जो है कार्यालय बनता है आपका, न्यूयॉर्क में है ये। और देखिए विशेष चीज देखिए यहाँ पे देखिए देशों का नाम, सदस्य की संख्या दी हुई है। फ्रांसिस्को में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, क्योंकि उसमें मुख्यालय नहीं बन पाया था। मुख्यालय इसका 92 में बनता है, 1952 में इसका मुख्यालय बन के तैयार होता है। मतलब 45 के बाद 52 तक जो इसका मुख्यालय बना, उसके बाद जाके यहाँ पे जो है प्रथम सम्मेलन आपका न्यूयॉर्क में 52 में होता है। मतलब 45 में जो सम्मेलन इसका हुआ था, कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में पहला सम्मेलन इसका हुआ था।
आधिकारिक भाषाएं देखिए कई बार पूछा है, आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं। इसमें 2 भाषाएं ऐसी हैं जो कार्यालय भाषाएं उसकी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये परीक्षा 2 चीज विशेष रूप निकाल लीजिएगा यहाँ से, जो 6 भाषाएं यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश और चीनी और रूस। देखिए इसमें से अंग्रेजी भाषा तो जानते हैं आप है, अंग्रेजों की है, इंग्लैंड की भाषा है। फ्रेंच के बारे में पता आपको है कि फ्रांसीसी लैंग्वेज है ये। अरबी जो अरबियन कंट्री आपके सऊदी अरब या बाकी देश इधर के लोग जो हैं वे आपके अरबी वाले हैं। स्पेनिश जो स्पेन के लोग बोलते हैं। चीनी के बारे में जानते हैं आप, मैंडारिन विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, भारत का पड़ोसी देश है, सबसे अधिक जनसंख्या भी उसी की है। और सबसे अधिक एक भाषा को बोलने वाले कहीं पर आप कहें तो चीन में ही है। चीनी भाषा को सबसे अधिक बोलने वाले लोग हैं। चीनी भाषा का ही नाम क्या है? मैंडारिन नाम उसका है, उसको मैंडारिन के नाम से भी हम जानते हैं। रूस देखिए है रूसी, तो रूसी लैंग्वेज भी आपकी रसिया की है। रसिया की रूस मतलब रूसी या रसिया, तो रसिया की लैंग्वेज, रूस की लैंग्वेज आपकी रूसी है। तो देखिए मुख्य रूप से पहली बात तो जो आपके यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन भाषाओं में से देखिए 3 भाषाएं यहाँ से खासकर दिखती हैं। 3 भाषाएं कौन कौन सी? 4 भाषाएं मान लीजिए आप, जो है अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया और रसिया हो गया, रसियन, रूस का रसियन। आपका रूस तो आपका एशिया में भी, आपके यूरोप में भी है। तो मुख्य रूप से 3 भाषाएं आपके यूरोप की हैं। इसमें कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। और आपकी अरबियन कंट्री की एक भाषा है। बाद में आपका जो है चीन और क्या नाम, चाइना की मैंडारिन हो गई, और आपके रूस की हो गई रूसी। ये आपकी 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं में से आपको 2 भाषाएं विशेष रूप से याद रखना है जो आधिकारिक लैंग्वेज यहाँ की, मतलब जिसमें कार्यालयी काम होते हैं। तो कार्यालयी भाषा या आधिकारिक भाषा? आधिकारिक भाषाएं तो 6 हैं, कार्यालयी लैंग्वेज इसके जो है 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी आपके इंग्लैंड की है, फ्रेंच आपके फ्रांस की है। 2 भाषाओं में इसमें कार्यालय, यहाँ पे कार्यालय में काम करते हैं। और देखिए यहाँ पे अंत में लिखा हुआ है कि एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये क्या बताइए भाई, क्या चीज है ये? वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं ये, जो महासभा आपकी। एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में, अभी उसका फोटो दिखाएंगे हम, जो किस चेहरा कैसा इनका है और क्या चीजें है इन पे। और देखिए प्रमुख अंग यहाँ पे लिखे गए हैं, इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। आपके इसके अंग कौन कौन से? जनरल असेंबली देखिए है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्रेटियट। भी हिंदी भी इसकी मिलेगी आपके, आगे बात चर्चा करेंगे इस पर हम सारी चीजों को लेकर के। देखिए प्रमुख मुद्दे इसके कौन कौन से, किस मुद्दों पर खास करके यूएनओ काम करता है? क्लाइमेट चेंज को लेकर के जी, जो पूरे विश्व स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे समझौते, बहुत सारे चीजों पर काम करता है। जैसे अभी ग्रीन हाउस पे उत्सर्जन को लेकर के इसका एक अभियान चल रहा है। बहुत सारे देश ने साइन किए कि मैं अपने यहाँ कम करूंगा या बढ़ाऊंगा। आपका जो ग्रीन हाउस का मतलब है कि जो आपके जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस मतलब जो विश्व का गर्माहट जो हो रही है, उस गर्माहट के सबसे बड़ा प्रभाव ग्लेशियर पर पड़ रहा है। ग्लेशियर का मतलब होता है कि जो आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमे हुए हैं वो पिघल रहे हैं तेजी से। और पिघलेंगे तो क्या होगा? जब वो पिघलेंगे तो धरती का जो समुद्र का सतह जो होगी ऊपर उठेगी, वहां से ऊपर उठेगी तब क्या समस्या आएगी? अगल बगल के जो देश जो तटीय क्षेत्र होंगे वो जो है कि बाढ़मग्न हो जाएंगे, मतलब समुद्र के जो है तल में समाने लगेंगे। भारत के भी कई तटीय क्षेत्र हैं जो डूबने लगेंगे उसमें। तो पहली समस्या तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग से खड़ी हो रही है, मतलब विश्व गर्माहट से पहली समस्या तो यही आ रही है। और भी बहुत सारे खतरे हैं, जैसे विश्व गर्माहट होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो भाई तापमान बढ़ेगा, फसलें कुछ बढ़ेंगी कुछ घटेंगी, कुछ जीवाणु, कुछ अनैच्छिक कीट जो बढ़ जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी। अधिक तापमान बढ़ेगा तो आप जानते हैं आप भी नहीं रह पाएंगे भाई। एक मानव के सहने की क्षमता एक है, आप किसी भी कंडीशन पे 55-56 से ज्यादा तापमान आप जो है सह नहीं सकते लगातार। 66 आपकी त्वचा जो है 66 तापमान ज्यादा नहीं सह पाती है। 66 तापमान अगर हो गया तो आपकी त्वचा के लिए असहनशील हो जाता है। मतलब उस कंडीशन पे अगर ऊपर बढ़ गया तापमान अगर, तो सारा काम आपका वहीं से नष्ट होने लगेगा, आपकी त्वचा जो है वहीं से नष्ट होने लगेगी। तो आप जानते ही हैं ग्लोबल वार्मिंग गैसों में आपका मुख्य रूप से CO2 का योगदान है। कार्बन का उत्सर्जन जो भी देश करते हैं
इसमें आपका अमेरिका और चाइना नंबर 1 पे आता है। दोनों देश कार्बन का खूब उत्सर्जन करते हैं। जो डेवलप कंट्री हैं सारी जगह कार्बन का उत्सर्जन खूब खूब धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन आपका यूएनओ जो इसको रोकने के लिए भी तरह तरह के संधि और नियम बना रहा है। वहां से लोग इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अब इसमें वर्तमान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने लगे हैं रोडों पे। आपके इलेक्ट्रिक गाड़ियां की बड़ी मांग हो रही है। सोलर सिस्टम को यूएनओ सहयोग कर रहा है, मतलब आप जो है सोलर सिस्टम का लॉन्च करिए, ताकि क्या हो कि मतलब अधिकतम हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। सोलर सिस्टम लगा देंगे तो खुद स्वतः आपके जो है कि कार्बन की क्षमता घट जाएगी। आप जो है कि इंजन नहीं चलाएंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगे, कोयला दहन नहीं होगा, तो अपने आप CO2 कम होगा। बहुत चीजों पर सीएनजी का काम शुरू किया गया। तो ये सारे मुद्दे आपके हैं। डेमोक्रेसी देखिए, दूसरा नंबर आपका डेमोक्रेसी का है। यूएनओ जो है कि वैश्विक स्तर पर डेमोक्रेसी को वरीयता देता है। प्रजा लोक क्या नाम, इसमें 3-4 तरह की शासन व्यवस्था आपकी जानते हैं आप लोग हैं। जैसे एक है कि राजतंत्र है, एक है प्रजातंत्र है। तो राजतंत्र में राजा जो होता है एक सर्वोपरि होता है। शासन तंत्र का जो राजा का जो देश होता है, उसमें शासन तंत्र ही जो राजा होता है उसके ऊपर ही सारी शक्तियां उसमें निहित होती हैं। लेकिन लोकतंत्र में क्या होती है, डेमोक्रेसी। क्या अब्राहम लिंकन की परिभाषा कोई किसी को याद है डेमोक्रेसी की, अब्राहम लिंकन की? जनता का जनता के द्वारा। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी द फॉर द पीपुल बाय द फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। और इस तरह लाइन आगे कुछ और करके है, वहां पे एक लाइन और कोई है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। शासन शासन ही प्रजातंत्र है। तो ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा से। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो कुछ देश, बहुत सारे देश मिलेंगे आपको जहां पर अभी राजतंत्र है, और बहुत सारे देश है जहां पे अभी जो है आपका प्रजातंत्र है। जैसे अमेरिका हुआ, भारत हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश आपका है। सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कोई अपने यहाँ सबसे अधिक चुनाव कराता है, सबसे अधिक जो वोटिंग जहाँ पे होती है भारत देश है। दूसरा नंबर आपका अमेरिका का आता है, यहाँ वोटिंग पड़ती है। लेकिन भारत में सबसे अधिक जो वोट का जो अधिकार जनता को दिया गया भारत में ही, सबसे अधिक वोटर भारत में ही। चाइना में राजतंत्र आपके, चाइना में वोटिंग नहीं होती है, इसीलिए लेकिन आ भारत गए में ना। जो है, हाँ, भारत में आपके राजतंत्र, भारत में आपके प्रजातंत्र है, और चाइना में आपके जो है राजतंत्र है, बगल में आपके। तो यहाँ बहुत तो सारे अंग्रेज देश हैं लोग जो बिल्कुल। नहीं, अंग्रेज लूटे भी, बहुत कुछ दिए भी भारत को। जी सर। अंग्रेज ने लूटा, फिर बिल्कुल लूटा। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज हम लोग पढ़ने की क्षमता नहीं भी रखते। जो जी हम लोग सर। पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग नौकरी में आ रहे हैं, ये बहुत जी कुछ सर। अंग्रेजों के ही देन है। नहीं तो जी यहाँ के बाबा लोग तो हम लोगों को बुरी तरह से अभी तक अपने अपने पैर के नीचे ही रखते हैं। हाँ तो वो अंग्रेजों ने ही हमको पहले शिक्षित कर दीजिए, छोटे अपने आप अंग्रेजों शिक्षित कर दीजिए। ने ही हमको शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने पढ़ाने का, जी औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया। लड़कियां पढ़ रही हैं, अगर हम लोग शूद्र पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों के ही देन है। जी सर। ये कहीं न कहीं से भारत अगर गुलाम ना होता अंग्रेजों का तो हमको अधिकार भी नहीं मिलते। नहीं मिलता सर। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह से अंग्रेजों की गुलामी जो है, कम से कम शूद्रों के लिए और औरतों के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ पे जी सर। बहुत सारे संवैधानिक सुधार हुए, लेकिन हाँ बहुत सारे दोहन भी उसने किया। जैसे एक पुस्तक है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, कोई बताए हमको? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। उसने धन अपहरण का सिद्धांत दिए थे, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था उन्होंने उसी पुस्तक में। कि किस तरह से अंग्रेज जो है, किस तरह से अंग्रेज भारतीय संपत्ति को जो है इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। मतलब यहाँ के कच्चा माल यहाँ का ले आते हैं और पुणे उसको ले आते इंग्लैंड, वहां से कपड़ा बना करके यहाँ से पैसा लेकर पुनः अंग्रेज चले जाते हैं। मतलब यहाँ के धन का जो है उठाकर सीधे कहाँ ले जा रहे हैं, हम इंग्लैंड पहुंचा दे रहे हैं। धन अपहरण सिद्धांत उन्होंने इसी में दिया था। तो ये सारी चीजें हैं फिलहाल जो भी है, मतलब फिलहाल भाई बहुत सारी चीजें हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र की देन उन्हीं की है। कहीं न कहीं बहुत सारे सुधार किया उन्होंने। शिक्षा में तो मुख्य रूप से उन्हीं की देन है। शिक्षा में जो उन्होंने सबके लिए समानता रखी, सबको पढ़ने का अधिकार जो मिला शिक्षा के क्षेत्र में, तो अंग्रेजों के ही देन है। लॉर्ड मैकाले। अगली चीज देखिए, रिफ्यूजी और अप्रवासी। रिफ्यूजी का मतलब होता है जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी। एक रिफ्यूजी फिल्म है अमिताभ बच्चन के सुपुत्र की, क्या नाम है, कौन बच्चन है? अभिषेक बच्चन।
अभिषेक बच्चन की फिल्म भी है। तो रिफ्यूजी का मतलब होता है कि किसी देश से झगड़ा मार कारण जो देश जो नागरिक वहां से निकल जाते हैं, शरणागत किसी देश से और देश में चले जाते हैं, उनको शरणार्थी या रिफ्यूजी कहते हैं। जी सर। तो अप्रवासी कहते हैं उनको हैं। वैश्विक मुद्दे, विश्व स्तर पर कोई विशेष मुद्दा कोई खड़ा हो गया, उन पर ध्यान देता है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन, सबसे बड़ी बात इसका, सबसे इंपॉर्टेंसी इसकी यहाँ पे दिखती है। जैसे अभी विश्व स्तर पर आपको कोरोना फैला हुआ है, तो यूएनओ ने बहुत सारे वैश्विक स्तर पर लोग वहां मिल करके जो है इसमें वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर जो पहल करता है इस तरह के काम को लेकर के आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूएनओ का ही संगठन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का ही संगठन, एक तरह से संगठन संघ है, मतलब उसी की संस्था एक है जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के वैक्सीनों का निर्माण करती है, सप्लाई करती है। और जैसे अभी भारत में पोलियो बहुत फैला था, पोलियो है भारत में, पोलियो के लिए बहुत सारे सहयोग धन वहां से उपलब्ध कराया गया। हाँ, अलग बात सुई भारत बनाता है, उसकी इंजेक्शन भारत बनाता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर बहुत सारी बीमारियां आती हैं तो उसकी सप्लाई से, मान लो कहीं पर भी इसका इंजेक्शन बन गया अगर, तो वैश्विक स्तर पर सप्लाई वाला का देने वाला काम जो है करता है। वैश्विक स्तर पर हर जगह पहुंचे, हर जगह कोई समस्या तो वहां पहुंचाया जाए। और अंतिम देखिए, वर्तमान मुद्दा है आतंकवाद से मुकाबला। आतंकवाद से मुकाबला भाई हर देश इसमें जूझ रहा है। ताकि अमेरिका भी शिकार हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, उसका बेचारे गिर गया वहां पे। अमेरिका पर भी कई बार हमले हुए। अभी वर्तमान में देख रहे हैं अफगानिस्तान की कंडीशन, आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान की, तालिबान पुनः वहां पे काबिज हो गया। अमेरिका जो ही बाहर निकला वहां पे तालिबान पुनः काबिज हुआ वहां पे। ये आपका ज्वलंत मुद्दा है आतंकवाद को लेकर के। और पाकिस्तान का हाथ हर जगह बराबर मिलता है। भारत भी लगातार त्रस्त है आतंकवाद की गतिविधियों से। तो मतलब वैश्विक स्तर पर जो होता है, एक इंटरपोल करके संस्था है, इंटरपोल क्या करता है कि वैश्विक स्तर पर कोई आतंकवादी अगर कोई विशेष कोई काम करता है, कोई व्यक्ति, उसको आतंकवादी वैश्विक स्तर घोषित करता है। तो वो व्यक्ति विश्व में किसी देश में छिप जाए जा करके, तो इस इंटरपोल के इस घोषणा के तहत उसको जो है संबंधित देश को सौंपना पड़ता है उसको। इसे मान लीजिए ओसामा बिन लादेन आतंकवादी आतंक फैला करके अमेरिका में जाकर छिप गया, भारत मांग कर रहा है कि उसको मेरे यहाँ भेजो, तो संधि के तहत इंटरपोल के अगर उसने घोषणा कर दिया यहाँ से, तो उसको वहां से भेजेगा, वो भारत के पास वो आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ हमला भारत में करो भाग जाओ नेपाल, तो नेपाल वाला यहाँ ना भेजे। इस पे एक साइन होती है, हस्ताक्षर होता है। वैश्विक स्तर पर अगर कोई आतंकवादी घोषित कहीं किया जाता है, एक चाइना है जो मसूद, क्या नाम उसका, अजहर कोई करके, चाइना पाकिस्तान का आतंकवादी है, भारत में हमला करवाया था, तो चाइना बराबर वीटो लगाता रहता है उसको लेकर। मसूद अजहर, चाइना बराबर वीटो लगाता रहता है कि भाई नहीं नहीं, या तो इसको आतंकवादी नहीं घोषित करना है, इंटरपोल इसको आतंकवादी घोषित नहीं करेगा। आप लोग जानते ही हैं कि वीटो पावर क्या होता है, यूएनओ में कितना बड़ा महत्व उसका है। पूरा देश, पूरा विश्व इकट्ठा हो जाए, अगर 5 में से कोई एक देश कह दे नहीं नहीं ये काम सही नहीं है, तो वह काम आप नहीं कर सकते, उसको आप जो लागू नहीं कर सकते। और वीटो पावर जानते हैं चाइना के पास, बगल में भारत की पड़ोसी देश चाइना है, इसके पास वीटो पावर है। भारत भी लगातार मांग कर रहा है, तो पाकिस्तान का शुभचिंतक है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान लगातार उसको पैरों में छिपा रहता है, सहयोग हर तरह से करता है उसका। तो एक तरह से भारत के विरुद्ध जो है षड्यंत्र जो चाइना जो कर लेता है, उसका कारण मुख्य कारण उसके पास वीटो पावर उसके पास है। अगर वीटो पावर भारत को मिल गई तो भी भारत बराबरी कर लेगा वहां पे, तो पाकिस्तान का दाल नहीं गलने वाली वहां पे। फिलहाल चलिए, तो देखिए इतनी चीजें आपके यहाँ पे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिस पर काम करता है, यूएनओ जिस पर काम करता है। मुख्य रूप से आपको इसका जो है कि वो स्थापना दिवस कौन सा है, वो देश याद रखें, वो डेट याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945। और 6 भाषाएं इसकी हैं, 2 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषा, कार्यालयी भाषा हैं। सैन फ्रांसिस्को में पहला इसका सम्मेलन हुआ था। 193 इसके सदस्य देश इसमें वर्तमान में है। 52 देश शुरुआती देश थे जो इसकी स्थापना में शामिल थे। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं वर्तमान में। और प्रमुख अंग के बारे में चर्चा भी आपसे हम करेंगे ही करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अब देखिए, मुख्यालय आपका है अमेरिका में, जो इसका न्यूयॉर्क में जगह है, मलहट्टम द्वीप पर बना हुआ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में आपकी जो भी महासभा की बैठक यहीं पे होती है, इसी मुख्यालय में।
ये महासभा की जानते हैं कि आप हर एक वर्ष में एक बार बैठक इसकी होती है। महासभा की बैठक एक वर्ष में एक बार होती है, यहीं पे होती है। और 5 देश, हर देश से, जैसे 193 देश हैं इसमें, 193 देशों 5 सदस्य हर देश से जा सकते हैं इसमें, लेकिन उसका वोट एक ही माना जाता है। किसी विशेष चीज पर चुनाव करना होता है, कुछ भी करना होता है, 5 सदस्य की टीम जो है महासभा में भाग लेती हर वर्ष है। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने हिंदी में जाकर इसमें भाषण दिया था, हिंदी में। एक बार परीक्षा में पूछा भी था ये कि मतलब ऐसा कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री है जो यूएनओ में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। इसका जवाब क्या रहेगा आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पे जाकर के हिंदी में भाषण दिया था। ये देखिए प्रतीक है, ये आपका एक तरह से झंडा मानिए यूएनओ का, जो ये है, ये यूएनओ का झंडा है। आप देख रहे होंगे इसमें एक राउंड बना हुआ है। इस गोले में एक विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है। और उसके दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ ये तीली जैतून की लता है, जैतून की डाली पत्ती लगी हुई है। यहाँ पे जैतून की पत्ती थोड़ा सा प्रतीक है शांति का। जैतून की पत्ती शांति का प्रतीक मानते लोग हैं। और इसके मतलब विश्व के जो ग्लोब ये बना हुआ है, विश्व का जो मानचित्र है, विश्व के मानचित्र के दोनों तरफ जैतून की पत्ती लगी होती है। और हल्के हल्के नीले रंग का इसका बैकग्राउंड होता है। देखिए नीले रंग का बैकग्राउंड है ये, और जैतून की पत्ती लगी हुई है। विश्व के मानचित्र के दोनों तरफ जो है, ये ऊपर खुला हुआ पोर्शन आपका है। मतलब इस तरह प्रश्न अगर परीक्षा में देता है कि मतलब कैसे, मान लो डिजाइन पूछ ले कि आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका प्रतीक है, जो झंडा है, वो किस तरह का है, तो इसमें जानिएगा कि उसमें बीच में भारत का मानचित्र है, दोनों तरफ जैतून की शाखाएं लगी हुई हैं, नीचे से बंद, ऊपर से खुला हुआ है। ये आपका जो क्या है, ये आपका यूएनओ का जो है कि झंडा, एक तरह से इसको झंडा मानिए आप, जो है यूएनओ का झंडा है। और देखिए इसमें काम जो आपके, अगली चीज इसमें आपके है यूएनओ के, देखिए मैंने कहा कि अभी आपको मिलेगा ये एंटोनियो गुटेरेस। देखिए चेहरा आपका वही इनका है, एंटोनियो गुटेरेस का चेहरा यही है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। देखिए पदस्थ हुए हैं 1 जनवरी 2017 से गद्दी, मतलब इसके पद पर बैठे हैं ये। इनका आवास तो फिलहाल अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन अमेरिका के हैं नहीं, रहते अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका के दूसरे देश के, किसी और देश के हैं ये। चल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे मैंने देखा था इसको। बताइए। फ्रांस के सर, फ्रांस के हैं? कंफर्म नहीं है, फ्रांस के नहीं है, फ्रांस के नहीं है। फ्रांस देश का नाम ऐसे ही, लेकिन फ्रांस के नहीं है। फ्रांस के हो सकते हैं, फिलहाल मैं दुविधा में हूँ, इसको लेकर मैं कंफर्म नहीं हो सकता। तो अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, फिलहाल मैं जानता नहीं हूँ कहाँ के, लेकिन अमेरिका के नहीं है ये। एक चीज विशेष अब्दुल्ला करके कोई है अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कोई अब्दुल्ला करके है। चलिए देखिए अवधि क्या होती है, 5 वर्ष के लिए जो है महासचिव को चुना जाता है। और कोई विशेष रूप से कोई संघर्ष हो गया, कोई विश्व युद्ध छिड़ गया अगर, उस काल में इसका जो है टाइमिंग बढ़ाई भी जा सकती है। 5 वर्ष के टाइमिंग उसकी बढ़ाई भी जा सकती है। एक चीज विशेष रूप जानिएगा कि महासचिव का जो चुनाव होता है, इसके लिए सलाह जो देता है आपका जो वीटो पावर वाले देश, जो वीटो पावर वाले वो देते हैं। मतलब चुनाव तो महासभा और जो है कि जो समिति होती है सब लोग मिल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो फॉरवर्ड करते हैं, हाँ इस व्यक्ति को चुनिए, उसमें जो 5-6 लोगों का नाम देते हैं, जिसमें अमेरिका ने दिया, चीन ने दिया, रूस ने दिया, इंग्लैंड ने दिया, फ्रांस ने दिया। मतलब जो इसके 5 देश जो वीटो पावर वाले हैं, वो लोग किसी न किसी को देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब भेजते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का चुनाव जो किया जाए। तो उसी व्यक्तियों में से महासभा क्या करती है, वोटिंग करती है। महासभा और ये लोग मिलकर वोटिंग करते हैं, 5 व्यक्तियों में से, मैं जिसका भी नाम दे दें, लोग जो है वोटिंग करते हैं, उस पर वोटिंग होती है, बाद में जो इसमें जीतता है उसी को जो है वहां पे महासचिव जो है बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी वोटिंग होती है। तो मतलब जानिएगा कि महासचिव के चुनाव में जो है, जो 5 वीटो वाले जो देश आपके हैं, वीटो वाले देश नाम बताइए एक बार, कौन कौन देश वीटो वाले हैं? अमेरिका 1 नंबर पे सर। हाँ बिल्कुल। दूसरे नंबर पर चीन।
रूस, हाँ ठीक। जापान। हाँ, जापान नहीं जी है। सर। जापान हारा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हारे देश है उनको वीटो नहीं मिला है। अच्छा। अब आगे बताइए। हाँ चीन, अमेरिका, रूस। हाँ, देखिए इसमें बताऊँ, इसमें आपको खास करके देखिए, जो सबसे अधिक जो संपत्ति देता है, इसको धन आपको उपलब्ध कराता है, जो है अमेरिका है। पहले अमेरिका को ले लीजिए आप। हम आपके मतलब अमेरिका महाद्वीप से मात्र अब तो ये अमेरिका आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका ही आपका है वहां से, जो कि जिसको जिसको वीटो प्राप्त है। इसके बाद देखिए जी। आपके यूरोप से जो 2 देश वहां पे, वहां पे आपका फ्रांस है और इंग्लैंड है। जी। फ्रांस है, इंग्लैंड है, जिसको वीटो प्राप्त है, फ्रांस इंग्लैंड। और उसके बाद आपका जो है आपका एशिया से आपका चाइना आता है, चाइना। जी। और आपका एशिया और यूरोप दोनों से मिलाकर आपका रूस का नंबर आता है, जो एशिया में भी है, यूरोप में भी। तो कितने देश हुए आपके? 5 हुए। 5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। इसे मान लीजिए आपका अमेरिका हो गया, तो अमेरिका महाद्वीप से मात्र अमेरिका है। अमेरिका के बाद आपके यूरोप महाद्वीप से 2 देश आपके हैं, आपका इंग्लैंड और फ्रांस। 2 देश आपके इंग्लैंड और फ्रांस है। आपके एशिया से चाइना केवल है, एशिया महाद्वीप से मात्र चाइना है। और पुनः आपके यूरेशिया मतलब एशिया यूरोप दोनों से मिलाकर के आपका रूस है। जी। तो इस तरह से आपके यूरोप से 3 देश आपके यूरोप से हैं, रूस, आपका इंग्लैंड और फ्रांस। अमेरिका महाद्वीप से मात्र 1 देश है आपका अमेरिका, और आपके एशिया से 1 देश मात्र आपका चीन है। इतने देशों को आपका वीटो शक्ति प्राप्त आपकी है, और यही लोग अपने वीटो का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में आपका इसका महासचिव के बारे में आप जानिए कि एंटोनियो गुटेरस, कई बार परीक्षा में पूछा भी है, और वर्तमान में अभी भी हैं, कार्यरत हैं ये गुटेरस। आगे देखिए महासचिवों की देखिए सूची लिया, कई बार पूछता कि प्रथम महासचिव कौन थे। जी। कई बार परीक्षा में आया हुआ है, प्रथम महासचिव कौन थे इसके। तो प्रथम महासचिव कौन है, देखिए दिख रहा होगा आपको, टिग्वेले हैं। देखिए पुर्तगाल, देखिए दे गया, पुर्तगाल दिया, देखिए यहाँ पे है। गुटेरस कहाँ के हैं? गुटेरस पुर्तगाल के। ये चीज आपकी मिल गई यहाँ पे। तो पहला याद रखिएगा, खास करके पहला और अंतिम विशेष परीक्षा में पूछता आपसे। तो पहले कौन है? तिग्वेली आपके हैं, जो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे, नॉर्वे देश के थे ये। देखिए 1946 से लेकर के 52 तक रहे हैं ये। उसके बाद तो परीक्षा में नहीं कभी आया है, लेकिन हाँ, वान की मून और कोफी अन्नान का नाम भी आप जो कई बार फेमस हैं ये लोग। वान की मून, और इसके पहले गुटेरस के पहले वाला याद कर लीजिए एक ठो, उसके पहले कौन थे? तो वान की मून है, 16 तक थे ये। एक इनको याद कर लीजिए, ये कहाँ के थे? दक्षिणी कोरिया के थे। उत्तरी कोरिया बताइए भाई, उत्तरी कोरिया से कौन है? बहुत चर्चित रहता हमेशा है वो, नाम बताइए। उत्तरी कोरिया वाला कौन है जो बिल्कुल दहाड़ता रहता हमेशा है अमेरिका को? अच्छा, किम जोंग उन। किम जोंग जो बढ़िया वाला, जो है कि इसके स्टाइल का बाल कटवाता है, हनी स्टाइल में, हनी स्टाइल का बाल जिसका मिलता है। हाँ, हनी स्टाइल वाला जो बाल कटवाता है किम जोंग, बहुत मोटा सा है, लेकिन पूरा अमेरिका को त्रस्त कर दिया पूरे। तो उसने, अमेरिका की हिम्मत नहीं तो हमला करे उस पर, मतलब अमेरिका को त्रस्त कर दिया उसने। छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका को, उत्तरी कोरिया 2 देश हैं, देखिए उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया 2 देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और उत्तरी कोरिया का आपका किम जोंग है, उसने पूरी अमेरिका को चैलेंज कर दिया कि मतलब मैं फोड़ूंगा तो फोड़ूंगा। फोड़ा उसने, परमाणु बम का परीक्षण नहीं, हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी करता है वो, और अमेरिका हिलता है उससे। हिम्मत नहीं बाद में बोलने, बहुत बहुत प्रयास किया अमेरिका ने, मतलब रोक जाए, मान जाए, लेकिन माना नहीं हो किम जोंग। तो वान की मून जो है दक्षिणी कोरिया के हैं, उत्तरी कोरिया का हो, दक्षिणी कोरिया के वान की मून है। इसके पहले कोफी अन्नान है घाना के। घाना जो देश एक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश घाना है। घाना जो अफ्रीका महाद्वीप का है। कोफी अन्नान आपके अफ्रीका महाद्वीप के थे, वान की मून आपके दक्षिण कोरिया के हैं, और एंटोनियो गुटेरस आपके पुर्तगाल के हैं। तो वर्तमान में आप जो है कम से कम पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस के बाद वान की मून का जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। और 16 तक ये थे, 16 के बाद आपके गुटेरस जी आते हैं जी। अगला देख लीजिए। देखिए आपका
जो परिषद आपकी है यूएनओ जो आपका है उसके जो समितियां हैं बनी हुई हैं, पहली बात उसकी संख्या देख लीजिए कितनी संख्या है। इस सचिवालय 2 3 4 5 6 समितियां इसकी हैं यूएनओ की, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 समितियां हैं। और इन समितियों में वर्तमान में एक समिति का काम तो समाप्त हो चुका है, अब है 5 समितियां इसमें काम कर रहे हैं अभी तक हैं। बताइए भाई इसमें से कौन बाहर निकल चुकी है भाई, इसका काम नहीं है भाई। देखिए यहाँ पे सुरक्षा परिषद, ये न्यायसिता न्यास परिषद करके है, न्यासिता करके, न्यासिता देखो यहाँ लिखा हुआ न्यासिता परिषद 1994 में समाप्त। इसका खास करके बनाने का उद्देश्य इसका यह था कि विश्व के जो बहुत पिछड़े हुए देश जहाँ पे हैं, जो अभी तक गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, स्वतंत्र हो रहे हैं किस तरह से हैं, उनको रास्ता दिखाया जाए। तो शायद एक देश था जिसको बारे में कुछ बाद में किए, लेकिन बाद में वो भी देश सब मुक्त जब हो गया, उसको 94 में मुक्त हो गया, उसके बाद उसको जो है समाप्त, लगभग ये समिति जो है समाप्त आपकी हो गई। लेकिन बाकी 5 समितियां अभी तक काम जो है कर रही हैं। तो पारी पर हम सबके बारे में देखते हैं क्या सबका उद्देश्य है, महासभा क्या काम करती है, सुरक्षा परिषद कौन सा काम करती है, और आर्थिक न्यास कौन सा काम इसका है। तो सबके बारे में चर्चा हम करते हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में भारत के जो है एक न्यायाधीश, बताइए नाम बताइए उनका, वर्तमान में वही न्यायाधीश हैं भारत के, किसी को नाम पता है? और ऑप्शन दीजिए, हम बता देंगे। हाँ ऑप्शन तो फिलहाल हमें भी नहीं याद है। आपके जापान क्या नाम है आपके, पंजाब के हैं वो, पंजाबी हैं। एनवी रमना, एनवी रमना। नहीं, वो तो उच्च न्यायालय के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के। वो विश्व का न्यायालय हेंग, जो न्यायालय हेंग में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हेंग में न्यायालय है, हेग हेंग में न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेंग में है। कोई छिब्बर कोई करके हैं क्या, क्योंकि मैं नाम देखता हूँ दलबीर भंडारी हैं। हाँ, दलवीर भंडारी। वर्तमान में आपके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इसका मुख्यालय हेंग में है, नीदरलैंड जानिए, अगर नीदरलैंड के हेंग में मुख्यालय इसका है। और वर्तमान में दलबीर भंडारी करके 2 बार चुनाव इनका लगातार हुआ, 2 बार, तो दूसरी बार चुने गए। और वर्तमान में है 2012 से लेकर 9 वर्ष के लिए चुनाव होता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते उसका चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है। तो 2012 से लेकर अब तक लगातार जो पद पे अपने जमे हुए हैं, और दोबारा पुनः चुनाव कर लिया गया इनका है। उसमें क्या होता है कि 15 कितने सदस्य बनते हैं, शायद 15 न्यायाधीश उसमें होते हैं। बस संख्या देख लूं मैं, उसका संख्या नहीं दिया हुआ यहाँ पे। 15 न्यायाधीशों में अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 3-3 वर्ष के लिए होता है। तो उसमें दलबीर भंडारी को 2 बार लगातार अध्यक्ष चुने गए। एक बार उसके पहले चुने गए थे, और पुणे जो है 3 वर्ष के बाद पुनः इनका चुनाव कर लिया गया, मतलब 6 वर्ष के लिए तो अध्यक्ष बन गए उसके। 15 लोगों की जो समिति बनती है वहां पे है, जो बनती है न्यायाधीशों की, उस न्यायाधीशों की समितियों में 3-3 वर्ष के लिए जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो दलबीर भंडारी क्या हुए, उसमें 2 बार लगातार उसके अध्यक्ष जो है, मतलब पहले थे इसके अध्यक्ष थे, और पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। तो बहुत बड़े गर्व की बात। आवाज नहीं आ रही। है सचिवालय, देखिए यहाँ पे है, महासभा है। तो सबसे बड़ी बात हम पहले चर्चा महासभा पर ही कर लेते हैं। महासभा से तात्पर्य खास करके यहाँ से ये है, जैसे आप जानते हैं कि 193 देश वर्तमान में हैं यूएनओ में आपके, 193, मतलब पूरे विश्व के 193 देश उसमें आपके सदस्य वर्तमान में। तो महासभा में क्या होता है कि हर देश से 5 लोग जो है, हर वर्ष में कम से कम एक बार इसका जो बैठक होती है।
सुषमा स्वराज गई हुई थी यहाँ से भारत से। सुषमा स्वराज ने जाकर के जो है यूएनओ में अपनी बात जाके रखा था, सुषमा स्वराज ने। जी सर। तो मतलब और उनके साथ 5 लोग और जा सकते हैं, मतलब 4 लोग एक हुए हो गए, 4 लोग और हो गए। तो यूएनओ में बैठने के लिए मतलब क्या नाम, महासभा में बैठने के लिए पूरे विश्व के 193 देशों से जो है 5-5 लोग जो है वहां पहुंचते हैं। और एक सितंबर मास में इसकी बैठक, शायद सितंबर मास में बैठक इसकी होती है, सितंबर माह में। पूरे हर वर्ष में सितंबर माह में इसकी बैठक होती है। पूरा लेखा जोखा, आय व्यय विवरण जो होता है, मतलब कोई पास करना होता है, बिल कोई पास करना होगा, कोई समस्या कहीं पे है, उसका जो है वहाँ पे पास किया जाता है। और जनों खर्चा कैसे चल रहे हैं, क्या किया जाए, मतलब पूरा खर्चा बर्चा आय व्यय सारा विवरण वहाँ पे जो पास होता है उस पर चर्चा होती है। सबसे बड़ी इसको रखना है, इसका निर्णय भी महासभा ने और रखने का निर्णय मुख्य रूप से वीटो पावर वाले देश जो आपके 5 हैं उनका मेन रोल होता है। कोई देश अगर किस देश को एंट्री कराना इसमें है, किस देश को एंट्री नहीं कराना है, अगर 5 में से किसी ने जो वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो सारा क्रिया धारा बेकार हो जाता है वहां पे। मतलब निर्णय लेने की क्षमता मुख्य रूप से किसके पास है, इन्हीं 5 देशों के पास ही है जो वीटो पावर वाले देश आपके हैं। तो किसी देश को अगर अंदर मतलब एंट्री कराना इसमें है तो 2/3 जो सदस्य इसके 3/4 हैं, साथ 2/3 है। 2/3 सदस्य जो है अपना मत देते हैं। 1 मिनट में देख लूं कितना 2/3 है, 3/4 है महासभा में। इसमें शायद दिया नहीं है, जो किताब मेरे पास यहाँ पे है नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ दिया नहीं है, मतलब जैसे 3/4 में नहीं होता है, कोई विधेयक कोई पारित करना होता है। हाँ बताइए, हाँ बोलिए। चलिए देखिए, मतलब इस मत से जो है कि इसको हम देश की एंट्री करवाते हैं, मतलब बजट पास करवाते हैं, या कोई वैश्विक स्तर पर कोई समस्या कोई है तो उस पर निर्णय करते हैं। किसी देश पर, कोई देश किसी पर हमला कर दिया है, कोई समस्या खड़ी कहीं पर है तो उस पर भी चर्चा होती है। और महासभा ही जो है एक तरह से, महासभा ही जो सुरक्षा परिषद आपकी उसको जो है कि एक तरह से उसको आदेशित करती है कि आप एक काम करो। महासभा ने अगर एक मिशन पास कर दिया कि चाइना पर हमला करना है तो चाइना फिलहाल हमला हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे एक वीटो पावर उसके पास है, चाइना के पास। तो वीटो तुरंत लगा देगा वहां पे, तो तुरंत वहां से फेल हो जाएगा वो। आप जानते होंगे कि तिब्बत जो है, तिब्बत चाइना में इसमें है। तिब्बत पहले स्वतंत्र देश था, लेकिन तिब्बत पर चाइना ने जबरदस्ती हमला कर दिया और उस पर अपने अधीन कर लिया उसने। पूरे देश के लोग जो है कि चीन के विरुद्ध थे, चीन पर हमला करने की पूरी तरह से प्लानिंग बन गई वहां पे। लेकिन अंत में चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने वीटो लगा दिया महासभा में। अब वीटो लगने के कारण कोई देश पर हमला जो है वहां से नहीं कर पाया। तो बहुत बड़ी समस्या एक तो यही है, अगर मान लीजिए चाइना जो वीटो पावर देश जो है किसी देश पर कब्जा कर सकते हैं वो, लेकिन बाकी देश किसी पर कब्जा नहीं कर सकते। जिससे तिब्बत पर कब्जा चाइना ने किया तो वहां वीटो लग गया। वीटो लगने के कारण जो है पूरे देश इस पर हमला नहीं कर पाए, मतलब तिब्बत को बचा नहीं पाया। तिब्बत वर्तमान में चाइना के अधीन हो गया है। भारत के मध्य में बांग्लादेश घुसा हुआ है, भूटान घुसा हुआ है। भारत अभी तक इसको बचाए हुए, काहे बचाए हुए है, क्योंकि वो जान रहा है जो ही मैं इन देशों पर हमला करूंगा पूरा विश्व जो क्या हो जाएगा, पूरा विश्व मेरे विरुद्ध जो हो जाएगा, मुझ पर हमला कर देगा। अभी आप जानते होंगे ईरान में अब जल्दी हमला हुआ था, किसी देश पर हमला कर दिए थे, क्या नाम था, कोफी अनुमान, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ईरान के थे कि इराक के थे, हमला कर दिए थे उस पर, और पूरा यूएनओ जो है पूरा हमला उस पर कर दिया करके। अंत में उसको मार डाले, लोग खोज के मार डाले उसको पूरी तरह से। लेकिन अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, वर्तमान में अभी देखिए अफगानिस्तान पर हमला जो है पूरी तरह शांत, वहां पे पूरी तरह शांति पूरी तरह से वहां पे है। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है इसी तरह से। लेकिन महासभा का मुख्य काम यह होता है कि मतलब एक तरह से आदेशित करने वाला काम, कोई बिल पास किया उसने तो उस पर अमल करना जो है सुरक्षा परिषद का काम। सुरक्षा परिषद को विश्व का क्या बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं। और महासभा को जो है विश्व की संसद कहते हैं। महासभा को क्या बोलते हैं, विश्व की संसद, क्योंकि सभी देशों से 5 लोग वहां पहुंचते हैं। जैसे संसद भारत में से लगती है उसी तरह से विश्व में
कि संसद जहाँ कहाँ पे लगती है आपके अमेरिका में न्यूयॉर्क में लगती है महासभा, जहाँ पे आपका हरमट्टन पे जहाँ पे द्वीप है, जहाँ पे आपका मुख्यालय इसका है, वहां पर जो है विश्व की संसद लगती है। तो विश्व की संसद महासभा है, विश्व का सिपाही जो किसे बोलते हैं, विश्व का सिपाही आपका जो है सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद, एक चीज और जानिएगा कि जो महासभा के जो देश हैं, जो भी सदस्य शामिल उसमें है, अपने देशों से सैनिक भेजता है लड़ने के लिए। मान लीजिए कहीं पर कोई समस्या खड़ी हुई वैश्विक स्तर पर, अक्सर भारत अपनी सेना को भेजता है शांति सेना के रूप में, जो है यहाँ के सैनिक जो लड़ने के लिए जाते हैं विदेशों में। जहाँ पर भी ईरान में गए थे, इराक में गए, जहां जहाँ पे कोई बवाल होता है वहां सेना इसकी पहुंचती है और जाकर के अपने पराक्रम से पूरा लोहा मनवाती है। मतलब लड़ते बढ़िया है भारत के लोग इस बात में, मतलब वैश्विक स्तर पर बढ़िया पहचान इनकी, बढ़िया खाक इनकी है। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद जो क्या करती है कि मतलब एक तरह से आदेशित करने वाला काम, कानून बनाने वाला काम पारित करती वहां से है, और उस चीज को जो है आपका सुरक्षा परिषद को लागू करती है। और बिल्कुल यही काम आपका जो है कि न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका वही काम वो भी करता है। मान लीजिए भारत का मामला भी गया था, जम्मू कश्मीर मामला पाकिस्तान ले गया था, वहां पे जम्मू कश्मीर का मामला भारत का जो है पाकिस्तान लेके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। तो वहां पे एक समिति बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक समिति बनाया वहां पे कि जाओ देख के आओ भाई क्या समस्या है यहाँ पे। वो लोग यहाँ पे आते हैं, जाके देखते आकर के, दोनों तरफ से जाकर देखते हैं, तो वहां पे कहते हैं भैया ये तो मामला मामला अंतर्राष्ट्रीय है ही बन करे, ये द्विपक्षीय मामला है। और यूएनओ का जो उसका गाइडलाइन यूएनओ की, वो कहते हैं कि हम द्विपक्षीय मामले पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंदरूनी मामला है इस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, ये दोनों देशों का अपना अंदरूनी मामला है। इसलिए जो है कि यूएनओ ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। लेकिन यूएनओ कोई कानून पारित कर देता अगर वहां पे, नहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई कानून पारित कर देता, नहीं पाकिस्तान की जमीन है, तो भारत को उसे छोड़ना पड़ता। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहता नहीं भारत की जमीन पीओके भारत का है, तो अमेरिका को वहां से, मतलब भारत को, तो पाकिस्तान को वहां से हटना पड़ता। ये चीजें नहीं हटता तो क्या करते, ये सैनिक कार्रवाई उस पर होती है और वहां से जो है उसको हटाना पड़ता। वहां से बहुत सारे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश पारित किए हैं, और पारित करके उसको जो है आपके संयुक्त सुरक्षा परिषद में उसको लागू करवाया है वैश्विक स्तर पर। अभी भारत में गोवा हुआ, क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो इस तरह के प्रदेश जो थे, जो पुर्तगाल बाकी लोग छोड़ गए थे, यूएनओ ने ही उसको अनुमति दिया कि भारत का आया हुई है, तो वर्तमान में भारत का अधीन है वो। आपका देखिए गोवा हुआ, क्या नाम है, पणजी हुआ, ये सारे आपके विदेशियों के अधीन बहुत दिन तक, 1966 तक रहे हैं ये लोग, 64 तक किसी पर कब्जा रहा इनका है। तो बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अनुमति से ही जो है कि भारत में मिलाए गए, भारत के अधीन आए। तो इस तरह से ये महासभा जो है, महासभा मुख्य रूप से ये रोल अदा करती है। अब आप जानते हैं कि महासभा में 193 देशों के 5-5 लोग पहुंच सकते हैं। एक चीज और जानिएगा यहाँ पे, इसका हर वर्ष एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव भी होता है। हर वर्ष जब आपकी मीटिंग होनी होती है तो उसी वर्ष से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो हर वर्ष इसमें चुनाव होता है, और इसी महासभा से ही सुरक्षा परिषद जो आपकी बनती है, जिसमें 15 लोग होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, 10 लोगों का चुनाव जो है कि अल्फाबेटली यहाँ से होता है सुरक्षा महासभा से। जैसे मान लीजिए 193 देश भारत में है, 193 देश आपके महासभा में है, उसमें से अल्फाबेटली नाम जो आता है, इसे 5 साल के लिए आप 3 साल का चुनाव होता है आपके सुरक्षा परिषद में, शायद 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए, तो बताएगा भाई सुरक्षा परिषद चुनाव कितने साल के लिए होता है? 3 वर्ष के लिए। देख लूं मैं एक बार, शायद 3 वर्ष के लिए है सुरक्षा परिषद का। 5 अस्थायी, चलिए ठीक है, एक बार देख लूं मैं इसको। चलिए यहाँ पे दिया नहीं, कहाँ है भैया, कुछ चीजें दिया ही नहीं। चलिए ये भी चीज यहाँ नहीं दी हुई है, कि होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए, तो 3 वर्ष के लिए चुनाव होता है और अल्फाबेटली चुनाव उसका किया जाता है, मतलब अल्फाबेटली जिसका क्रम आएगा नाम के अनुसार वही जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा 3 वर्ष के लिए। पुनः उसका जो वहां से हटता पराक्रम से हटते जाते हैं, नए नए लोग चुने जाते हैं वहां पे। तो
जो आपके 5 अस्थायी देश और आपके 10 अस्थायी देशों से मिलाकर के आपका सुरक्षा परिषद बनती है। किसी देश पर निर्णय करना है, किसी देश पर क्या करना है, कौन सी चीजें वहां पे पारित करनी, कहाँ पे हमला करना है, सारा काम जो होता है। 21 विशेष रूप से ये भी जानिएगा, जो भी सदस्य देश का इसका प्रतिनिधि बनता है सुरक्षा परिषद का, उसका एक प्रतिनिधि हमेशा जो है विद्यमान रहता है आपके यूएनओ मतलब क्या बोलते हैं मुख्यालय में विद्यमान रहता है। किसी विशेष संकट आने पर 24 घंटा के अंदर इसकी मीटिंग बुलाई जाती है। कहीं पर कोई हमला होगा, कहीं पर कोई हमला करना है, तो विशेष परिस्थिति में 24 घंटा के अंदर सुरक्षा परिषद की मीटिंग जो बुलाई जाती है। और यहाँ सुरक्षा परिषद के आने का उद्देश्य यही था कि ये सारे 10 सदस्य जो होते हैं आपके महासभा से चुन करके यहाँ पे रिवर्स आते हैं। तो महासभा के बहुत सारे काम इस तरह से बनते हैं यहाँ से हैं। चलिए आगे हम आते हैं, महासभा से आगे हम आते हैं सुरक्षा परिषद को लेकर के बातें बहुत सारी हो गई। सुरक्षा परिषद और कैसे कैसे इसकी विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से आप जानते हैं कि 5 देश बड़े वैल्यू रखते हैं इसमें हैं, जो वीडियो 10 देश का महत्व तो नहीं के बराबर है, बस कितने काम उनको साथ बैठाए रखते हैं। इसे नहीं होता है कि 5 गब्बर आ गए, बाकी लोग जो है कि अगल बगल बैठे रहते हैं लोग उनके हैं। तो कंडीशन लगभग उसी तरह कंडीशन यहाँ पर भी है। कीमत लगभग नहीं के बराबर है, इतने कीमत के उनके कि भाई साथ में उनको भी बैठाकर उनसे राय मसला लिया जाता है। बस काम तो मुख्य रूप से अमेरिका और चीन और आपका फ्रांस, रूस, इन्हीं को करना होता है। और मुख्य रूप से सैनिक कार्रवाई में आगे बढ़ करके भूमिका निभाता कौन देश है? अमेरिका निभाता है। और सबसे अधिक आर्थिक बजट भी आपको यूएनओ को वही प्रदान करता है, अमेरिका ही करता है। ये भी जानिएगा कि अमेरिका के यूएनओ की स्थापना में वहां के राष्ट्रपति क्या नाम था? रूजवेल्ट, क्या नाम था उनका? किसी को पता है? कोई बताएगा? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम था उनका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका सिद्धांत और इसके नियम कानून पारित हुए थे, बने थे। और जानिए कि मुख्य भूमिका में यही थे, इसकी उत्पत्ति में मुख्य भूमिका में जो है यही थे यूएनओ के। तो अमेरिका मुख्य भूमिका में रहता ही रहता है सुरक्षा परिषद में। तो सुरक्षा परिषद के बारे में अधिकतम बातें आप जान ही चुके हैं। देखिए अगली चीज आपकी परिषद यहाँ पे है सचिवालय। देखिए सचिवालय आपका ये है, सचिवालय के बारे में आप जान ही रहे हैं। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में ये भी है, सबसे महत्वपूर्ण पद अगर किसी का है यहाँ पे, या आपके यूएनओ का सबसे बड़ा पद जो है, प्रथम पुरुष जो आपका यूएनओ कोई अगर है तो कौन है? वो सचिवालय का महासचिव। महासचिव ही रिप्रेजेंट करता है पूरे विश्व में यूएनओ को। जैसे त्रिगवेली इसमें है, तो त्रिगवेली का मतलब होता है कि यूएनओ के महासचिव मतलब यूएनओ के सर्वे सर्वा है। इन्हीं के सारे, इन्हीं के बातों पर, इन्हीं के कोई बयान वैश्विक स्तर पर देना होता है किसी देश को लेकर के, तो आपका बयान कौन देता है? त्रिगवेली ही बयान देंगे। त्रिगवेली ही विशेष रूप से आदेश कोई वहां से पारित करते, हाँ ये काम करो, ये समस्या यहाँ पे खड़ी है, इसे क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद कोई आदेश देना हुआ उनको, भाई इस देश में ये काम जरूरी है, इसको ध्यान दो। रूप से त्रिगवेली या महासचिव ही मुख्य रूप से सबसे अहम भूमिका में है आपके यूएनओ में। एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव आपका है किसका? यूएनओ का, महासचिव। तो एक चीज और विशेष रूप जानिएगा यहाँ पे, महासचिव का पहले बताया था, महासचिव का चुनाव जो होता है 5 सदस्य जो आपके होते हैं वीटो वाले, वो वही जो है कि देते हैं, हाँ इस व्यक्ति को चुनो, इस व्यक्ति का चुनाव करिए। तो महासभा क्या करती है? इस पर वोटिंग करती है। 5 लोग 6 लोग पहले आते हैं और उस पर वोटिंग करती है, तो अंत में वही जो है पारित हो जाता है वहां से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 193 देश क्या करते हैं? 193 में से लगभग 190 देश जो है सिर्फ मोहर मारने वाला काम करते हैं वहां जाकर के यूएनओ में। इसी को लेकर के आपके वर्तमान में जो भारत के पीएम मोदी जो हैं, उन्होंने जाके बयान दिया कि इसमें चेंजिंग की आवश्यकता है यूएनओ को, इसके नियम कानून को बदलिए। 45 से जो नियम कानून बना तो अब तक चल रहा है, ठीक नहीं है। कारण क्या है कि भारत लगातार मांग कर रहा है कि हमको भी सुरक्षा परिषद में लाइए, लेकिन चाइना क्या करता है? चाइना अपना वीटो घुसेड़ देता है वहां पे, भाई आपको नहीं एंट्री जाने देंगे हम। चाइना लगातार एंट्री मारता है वहां पे, वीटो घुसेड़ता अपना है। कारण क्या है? कारण क्या है कि घुसेड़ता क्यों है वो चाइना? वो ये कहता है कि भारत में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर भारत में नहीं किया। AEIA एक वैश्विक स्तर पर जो ट्रीटी एक है,
जो परमाणु निषेध संधि के नाम से प्रसिद्ध है। वियना में इसका मुख्यालय इसका है, शायद वियना में ही मुख्यालय है, मुझे देखना पड़ेगा इसको कहाँ पे है। इसका मुख्यालय शायद वियना में है। और ये जो है क्या करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु प्रसार को रोकती है। और जो भी देश आपके यूएनओ में शामिल होता है उससे कहती है कि आप पहले जो इसमें आप तभी आप महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पे आएंगे जब आप इस पर साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे आप, कि मतलब हम परमाणु प्रसार नहीं करेंगे। आप इस विशेष रूप से जानिएगा कि एक यूएनओ में एक लाइन लिखी हुई है कि आसमान में, महासागर में, धरती के ऊपर कोई भी सदस्य देश से जो है क्या परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। आसमान में, समुद्र में और धरती के ऊपर जो है कोई देश जो है, कोई सदस्य देश जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो भारत ने क्या, भारत ने पोखरण में क्या किया था, कोई बताए भाई? परमाणु परीक्षण किया था। क्या आसमान में किया था वो? बताइए, क्या आसमान में किया था, परीक्षण किया था वो? क्या समुद्र में किया था? नहीं, क्या जमीन के ऊपर किया था उसने? नहीं समुद्र में सर। नहीं, जमीन के अंदर भूमिगत परीक्षण किया था उसने, क्योंकि मतलब भूमिगत पोखरण में परीक्षण हुआ था। भूमिगत परीक्षण मतलब भूमि के अंदर हुआ था ये। पोखरण सरकार राजस्थान में जो कहीं है। हाँ, पोखरण राजस्थान में है। 1974 में परीक्षण हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी थी उस समय। इंदिरा गांधी ने परीक्षण करवाया था ये। और आपके एपीजे अब्दुल कलाम मुख्य भूमिका में थे उसमें। मुख्य रूप से बताने का हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है, जो आपके यूएनओ की जो AEIA में जो लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी सदस्य देश अंतरिक्ष में, आकाश में, जमीन के ऊपर, समुद्र में परीक्षण नहीं करेगा। तो भारत ने इस संधि का उल्लंघन नहीं किया। वहां पे करता क्या है ये, जमीन के अंदर परीक्षण करता है। मतलब पहले सुरंग बना के घुसा देता है उसमें परमाणु अपना, वहां घुसाता है, वहां पे जमीन के अंदर घुसाता है, वहां फोड़ता जाकर। और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात उठी है कि भाई भारत ने परीक्षण कर दिया, इसको बाहर निकालो। तो जा क्या करता है, या कहता है मैंने परीक्षण तो जो लिखा हुआ है यहाँ, जो आपने जो नियम बनाया है, मैंने तो उसका पालन किया। मैंने कहा उसका विरोध किया है? मैंने आकाश में परीक्षण मैंने नहीं किया, मैंने जमीन के ऊपर नहीं फोड़ा, मैंने महासागर में परीक्षण नहीं किया इसका, तो आप क्यों मुझे बाहर क्यों निकालेंगे? तो वहां पर यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था भारत, हाँ बताइए कोई कुछ कहना चाह रहा, बताइए। चलिए, तो इस तरह से जो परीक्षण होता है भारत का, पोखरण परीक्षण जो होता है, मतलब यूएनओ के जो चार्टर है उसके मतलब विरुद्ध नहीं था। उसने अपने आप को फिट कर लिया कि नहीं मैंने इसका उल्लंघन नहीं किया हुआ है। चलिए, और भारत ने आज भी साइन नहीं किया उस पर, IAEA पर भारत ने आज भी साइन जो है नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि मैं अगर साइन कर दूंगा तो बगल में मेरे चाइना है, बगल में मेरे पाकिस्तान, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, ये लोग बवाल कर देंगे यहाँ से। और पाकिस्तान कहता है कि जब तक तुम इस पर साइन नहीं करो तब तक मैं आपको अस्थायी देश तब तक मैं आपको परमिशन यहाँ से नहीं होने दूंगा, मैं वीटो लगाता रहूंगा यहाँ पे। तो जान रहा है कि भारत साइन इस पर करेगा नहीं और उसको हम वीटो पावर उसको मिलेगा नहीं। तो दोनों चीजें लगातार साथ में चल रही हैं। ये चीजें आपकी बात हो गई, आपके जो है किसकी बात हो रही थी भाई? सचिवालय की, सुरक्षा परिषद की बात हो ही गई, महासभा की बात हो ही गई। तो सचिवालय जो आपका है, सचिवालय में सबसे नंबर 1 जाने गए आपका जो महासचिव होता है। अभी इसके पहले मैंने लिस्ट दिया था आप लोगों को, पहले अंत में पहले त्रिगबेली हैं, वर्तमान में गुटेरेस आपके हैं। देखिए, अगली परिषद आपकी जो यहाँ पे है, सुरक्षा परिषद में भारत एंट्री नहीं मिली, कारण यही था आपका। जो अगली परिषद आपकी आर्थिक और सामाजिक परिषद, वर्तमान में लगभग 51 परिषदें इसमें काम करती हैं। हाँ, सचिवालय में एक चीज और जानिएगा, सचिवालय से यहाँ पे सचिवालय में वर्तमान में लगभग 10,000 जो है कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं। 10,000 जो कार्यकर्ता सचिवालय में है, जो त्रिगबेली क्या बोलते हैं, जो वर्तमान में जो अध्यक्ष इसके हैं, उनके अधीन लगभग 10,000 कार्यकर्ता इसमें जो सचिव के रूप में काम करते हैं। मुख्य सचिव इसका आपके जानते हैं कि आपके यही हैं, गुटेरियो हैं आपके। इसके अलावा सारी चीजें, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो आपकी है, लगभग वर्तमान में लगभग 51 विश्व स्तर पर। इसमें WTO, ILO संस्थाएं बनी हुई हैं, FAO हुआ, मतलब बहुत सारे इस तरह करके लगभग 51 परिषदें आपके जो वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं इस समय।
जी सर। तो थोड़ा सा इनके बारे में पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। एक विशेष चीज जानिएगा यहाँ से, जो विशेष रूप से मुख्यालयों को लेकर बात हो, ज्यादा मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यूएनओ के अधिकतम मुख्यालय कहाँ पे है, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो बनी है कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। मात्र जो धन वाली बात जहाँ पे आएगी, वहां पे इसके सारे मुख्यालय आपके अमेरिका में है। इसका जो सचिवालय इसका है, जो इसका मुख्यालय इसका अमेरिका, जो इस यूएनओ का है, ये मात्र आपके अमेरिका में, इसका मुख्यालय अमेरिका में है। धन वाले आपके जो है इंटरनेशनल मनी फंड या इस तरह की जो भी संस्थाएं मिलेंगी, मनी वाली मिलेंगी आपको, इसका मुख्यालय आपका अमेरिका में है। और इसके अलावा जो है येलो जो भी अधिकतम आपके मुख्यालय जो आपके जो स्विट्जरलैंड में है। कुछ मुख्यालय से आपका एफए हुआ, एआईए हुआ, आपका जो है कि क्या बोलते हैं यूनेस्को हुआ, आपका कुछ विशेष मुख्यालय है अलग अलग देशों में। आपका हेग हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हुआ। कुछ स्पेशल चीजें आप याद कर लीजिए, बाकी आंख मूंद करके कहाँ मार देंगे आप, जिनेवा को मारिए, स्विट्जरलैंड को मार देंगे, तो आपका जवाब सही हो जाए। कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, हाँ ये चीजें यहाँ पे हैं, बाकी जो भी आती हैं अधिकतम सबका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड अगर आ गए तो वहां मान लीजिए वहां पे उसको। जी सर। तो अभी हम चर्चा उस पर कुछ करेंगे, आपको दिखाएंगे कौन कौन से मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं। उसको एक चीज दिमाग में बताने का उद्देश्य, थोड़ा सा खाका बना लीजिए दिमाग के अपने, एक कि धन वाली अगर जो भी है तो आपका अमेरिका में होगा, इसका मुख्यालय आपका अमेरिका में है। हाँ, आपके कुछ विशेष प्रकार के जो आपके हैं, जैसे आपका एफए हुआ, यूनेस्को हुआ, या आपका जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुआ, ये कुछ चीजें आप थोड़ा सा अलग अलग देशों में है, लेकिन बाकी अधिकतम आपके स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। चलिए अगला देखिए, आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगला आपका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आप जान ही रहे हैं, बहुत सारी चर्चा इस पर हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर के। एक चीज सर नोट करा दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जैव विविधता दिवस के रूप में मना रहा है, ये जो दशक है 2011 से 2021 तक जैव विविधता दिवस के रूप में मना रहा है इसे। जैव विविधता दिवस होगा कि तो दशक हो जाएगा, तो दिवस कहाँ होगा, ये दशक हो जाएगा। राष्ट्र संघ जैव विविधता दिवस दशक तो नहीं दिया कहीं है, अगर 10 साल हो गया हो, 10 साल का दशक होगा, दिवस नहीं दशक होगा वो। चलिए दिवस के रूप में ये मान लीजिए उसको, दिवस के रूप में। कोई दिवस का मतलब होता है, दिवस मतलब होता है एक दिन कोई होता है, जैसे पखवाड़ा नहीं होता, पखवाड़ा मतलब होता है कि एक हफ्ते का होता है, नहीं 15 दिन का होता है। सप्ताह का मतलब होता है कि एक सप्ताह का। वैसे दशक का मतलब होता है 10 साल का, मतलब पूरा 10 साल को रूप, जो 10 साल का टाइमिंग जो उसका है, वो 10 साल पूरा उसमें रहता है घुमा फिरा करके। तो मेरे दशक होगा वो, दिवस ना होकर दशक होगा वो, उसको देखिएगा एक बार, पुनः गौर करिएगा उस पर, जहाँ लिखा होगा वो दशक होगा, दिवस ना होकर दशक लिखा होगा, जब 10 साल का टाइमिंग उसमें है तब। क्योंकि दिवस किसी एक दिन का ही होता है, कोई दिवस आप रहेगा तो एक दिन का ही होता है, उसके पूरा 1500 क्या बोलते हैं 10 साल का नहीं होता है वो। तो फिलहाल देख लीजिएगा उसको एक बार पुनः, दशक है कि दिवस है उसको। चलिए फिलहाल चर्चा हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर अपने बहुत सारी चीजें जाना है इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली, पहले से जान गए आप इसमें क्या क्या होता है। एक बार पुनः देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर के। देखिए इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका प्रधान कार्यालय जो मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हेग नीदरलैंड में है इसका प्रधान कार्यालय, जो हेग नीदरलैंड में है। हेग अरे भाई हेग लिखा नहीं समझते आप लोग। इसे दा हेग का मतलब होता है कि इसे कुछ देशों पर दा लगता है अंग्रेजी में। हाँ, आर्टिकल का प्रयोग उसके पहले हुआ, और कुछ नहीं, दा का प्रयोग नहीं नॉर्मली होता है। अंग्रेजी में लिखा रहेगा तब वहां पर दा हेग मिलेगा आपको, दा हेग नहीं हेंग है वो। तो हेंग शब्द है, हेंग हो गया आपका, उसका मुख्यालय आपके जो है नीदरलैंड में है। और संख्या इसकी न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, संख्या 15 याद कर लीजिएगा। और अगर कोई न्यायाधीश का अगर दोबारा भी चुनाव इसमें जीत गया तो दोबारा पुनः चुना जा सकता है वो। जैसे नॉर्मली तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं न्यायाधीश, चुने जाते हैं। इसमें परीक्षा में कई बार ये भी पूछा गया कि मतलब उनका टाइमिंग क्या होती है न्यायाधीशों की, तो टाइमिंग उनकी कितनी है,
टाइमिंग 9 वर्ष की है। लेकिन 9 साल। ऐसा नहीं कि कोई न्यायाधीश एक ही बार चुना जा सकता है। अगर न्यायाधीश की जो है कि अगर चाहे तो दोबारा भी चुनाव वो लड़ सकता है और जीत जाएगा, तो दोबारा भी उसका न्यायाधीश बनाया जाएगा उसको। और कई न्यायाधीश इस तरह से जीत करके दोबारा भी आपके जो है इसके न्यायाधीश बने इसमें। तो वही भंडारी साहब दोबारा बने हैं सर, दरविल भंडारी भी दोबारा शायद बने। हाँ, अध्यक्ष बने हैं, दोबारा नहीं अध्यक्ष बने हैं उसके। इसे अध्यक्ष 3 वर्ष तो चुने गए, तो दोबारा अध्यक्ष बने गए, दोबारा अध्यक्ष बने गए। और 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। 3 वर्ष बाद क्या होते हैं, 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। अपना माइक ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है किसी का है? नहीं लग रहा कि किसी का माइक डिस्टर्ब है, आवाज डबल हो रही है। चलिए, तो अगली चीज देखिए इसमें है कि अभी मैं न्यायालय के बारे में कुछ चीजें भी बताया था आपको, उसको देख लीजिए एक बार पुनः। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर के एक बार इसको मिटा दूं पहले मैं यहाँ से। चलिए एक बार दिखाता हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ चीजें मैंने विशेष रूप से नोट किया था। चलिए, लग रहा चीज वो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में विशेष रूप से, यहाँ देख लीजिए। तो भारतीयों की कंडीशन क्या इस न्यायालय में रही है, भारतीय कौन कौन से भारतीय इस न्यायालय में अपनी भूमिका निभाए। सबसे पहले नरेंद्र सिंह का नाम आता है। देखिए, एक है बेनेगल नरसिंह राव, ये भारत के प्रथम न्यायाधीश हैं जो क्या बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी जो भूमिका क्या बोलते हैं, अपना कार्यकाल देते हैं 1952 से 1953 तक। दूसरी चीज देखिए आपका है, नरेंद्र सिंह का नाम यहाँ से आता है। अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे नागेंद्र सिंह का, जो उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल अपना बिताते हैं यहाँ पे। पहली बार अध्यक्ष के रूप में और पुनः उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। अध्यक्ष के रूप देखिए, पहले उपाध्यक्ष बनते हैं, बाद में अध्यक्ष बनते हैं। तो नरेंद्र सिंह का अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात पहली बार कोई करेगा अगर तो वहां पे नागेंद्र सिंह का नाम आएगा। और पहले उपाध्यक्ष बनाए गए, तो बाद में वो अध्यक्ष भी बने थे इसके। और प्रथम न्यायाधीश की बात कोई करेगा, क्या नाम देंगे आप, जो है बेनेगल नरसिंह राव का नाम देंगे आप, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम आपका न्यायाधीश कौन था। तो बेनेगल नरसिंह राव 1952 से 1953 तक। और प्रथम अध्यक्ष की बात कोई करेगा तो वहां पे नागेंद्र सिंह का नाम आता है, और प्रथम उपाध्यक्ष भी वो थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे वो। दूसरी चीज देखिए है रघुनंदन पाठक, इसके बाद देखिए आपके इसमें इसके न्यायाधीश बनते हैं। और वर्तमान में देखिएगा आप जो दलबीर भंडारी, जी सर। दलबीर भंडारी वर्तमान 12 से लेकर अब तक हैं, और अध्यक्ष भी वर्तमान में यही चुने गए हैं। जो 15 लोग होते इसमें, 15 लोगों में अध्यक्ष यही चुने गए, पहले भी थे, बाद में पुनः इनका चुनाव किया गया। ये कुछ भारतीयों के बारे में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर प्रश्न है, कई बार परीक्षा में यहाँ से आया भी है, और इसको विशेष रूप से आप दिमाग में रखिएगा अपने, इस तरह प्रश्न कोई आता है यहाँ से तो। यस सर। इसके पहले जरा कुछ चीजें देख लीजिए यहाँ पे, और भी अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के बारे में कुछ चीजें और देखिए। सर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, हाँ, उनका कार्यकाल सर कुछ नहीं होता है। 9 वर्ष, उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। उनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, फिक्स होता है। और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद का कार्यकाल शायद 2 वर्ष के लिए केवल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल शायद 2 वर्ष के लिए केवल है। तो थोड़ा सा कार्यकाल फिक्स, इनका कार्यकाल में समस्या नहीं। ये देखिए कुछ भाषा को लेकर एक टिक यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मतलब भाषा कैसे याद रखेंगे आप। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे है रूस का फेस, दिख रहा है आप लोगों को जी। यस सर। रूस का फेस लिखा हुआ है, नहीं अस्थायी सदस्य को लेकर चर्चा, अस्थायी सदस्य को लेकर टिक है ये, भाषा को लेकर नहीं है, अस्थायी सदस्य को लेकर टिक है। रूस का फेस, तो रूस माने आप रूस जाने गए, रूस से कोई समस्या नहीं है। देखिए अब फेस से क्या क्या आपके आएगा, रूस से रूस हो गया,
एफ से आपका फ्रांस है, ए से आपका अमेरिका है, सी से आपका चाइना है और ई से आपका इंग्लैंड है। तो अगर अस्थायी देशों के बोल लेकर दुविधा अगर वहां पे है तो रूस का फिर से आप याद कर लीजिए, तो वहां से आप मिलान कर लेंगे तो पांचों देशों का नाम आपको जो वीटो पावर देश जो आपको उनका नाम आपको याद हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूस से भाषा में रसिया आपकी है, फ्रांस से फ्रेंच है, अमेरिका और इंग्लैंड की भाषा एक है दोनों की भाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी एक हो गई, और चीन की भाषा आपकी चाइनी है तो चाइना हो गई आपके। आपकी अरब की भाषा जो है अरबी है, और स्पेन का स्पेनिज है। ये भाषाएं हैं आपके यूएनओ की। इसमें दो भाषाएं कार्यालयी भाषाएं कौन कौन सी आपके हैं? कार्यालयी भाषाएं आपके वहाँ पे जो फ्रेंच और जो आपके इंग्लिश, दो भाषाएं आपके यहाँ से, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब इधर आगे बढ़ जाइए। देखिए कुछ विशेष चीजें यहाँ पे टिक करके लिखा हुआ है यूएनओ के बारे में। देखिए शांति बनाए रखना मेन काम इसका है। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। चलिए देखिए स्थापना दिवस लिखा है यहाँ पे है। हाँ देखिए अभी जो मुझसे गलती जो हो रही थी देशों को लेकर के, संख्या को लेकर शुरुआत में, तो 50 देश देखिए यहाँ पे हैं। इसको सही कर लीजिए कि 52 देश नहीं हुए, 50 देश आपके हैं जो प्रथम बार जो यूएनओ के चार्टर पर साइन किए थे। देखिए देशों की संख्या आपकी 193 है। 2011 में दक्षिणी सूडान इसका सदस्य बना था, और इसका मुख्यालय जाने रहे, कोई समस्या नहीं है। गुटेरेस इसके वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं पुर्तगाल के हैं, ये भी याद रखें, कर लीजिए आप, 6 अंग इसके हैं। तो कुछ चीजें विशेष रूप से देखिए ये गलती हो रही थी हमसे, सदस्य देशों को लेकर शुरुआती फाउंडर देश जो थे यूएनओ के, देशों की संख्या आपकी 50 ही केवल है, उससे ऊपर न जाइएगा आप। चलिए आगे देख लीजिए, इसके बारे में कुछ चीजें पुनः देख लीजिए आप लोग जो है। फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, सभी लोग फुल फॉर्म जानते ही इसका है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का फुल फॉर्म है। राष्ट्र दिवस का टाइमिंग आपका 24 अक्टूबर है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम कौन थे? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और इसकी स्थापना का जो वर्ष है 1945 है। और देखिए इसका झंडे को लेकर यहाँ लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने ध्वज को कब अंगीकृत किया, मतलब कब इसको अपनाया? इसका डेट क्या? अक्टूबर 1947 है। देखिए भाषा को लेकर लिखा हुआ है, भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं कौन कौन इसकी कार्यालयी भाषाएं हैं। चलिए ये चीजें थी यहाँ से। देखिए दक्षिणी सूडान के बारे में देखिए लिखा है यहाँ पे, दक्षिणी सूडान के बारे में कुछ चीजें लिखा है, जो अंतिम देश था। परीक्षा में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि अपने आप में स्पेशल देश है, पहली बार जो है कि इसमें सबसे नवीनतम देश है जो इसमें एंट्री किया है। इसके बारे में प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से इसको यहाँ से टिक किया कि अगर प्रश्न आए तो कम से कम जवाब इसका दे ले पाए आप लोग। देखिए 2011 में इसकी एंट्री हुई थी, और 14 जुलाई को जो है 2011 में इसे मतलब सदस्य देश घोषित किया गया। और ये कहाँ का देश है, देख लीजिए कहाँ का देश है ये। अंग्रेजी अरबी बोली जाती है, यहाँ के हैं, अल्प विकसित देश है। दक्षिण सूडान की घोषणा हो जाने से अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप का देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश आपका है। और चलिए अगला देश देख लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है आपके, इसके पहले आप सारी चीजें जान चुके हैं। ये सुरक्षा परिषद को लेकर के है। देखिए यही आपके देश हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। इस तरह इसका कार्यालय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को नाभ की योग्यता अनुमोदित है, मतलब 5 ही देश परमाणु बम रख सकते हैं, बाकी देश नहीं। है कौन दादागिरी है भैया? अगर आप वास्तव में शांति, विश्व में शांति चाहते अगर हो तो परमाणु बम अपने पास काहे रख रहे हो? बाकी को मना करते हो नहीं, आपको नहीं रखना है, लेकिन हम रखेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है विश्व में अशांति को लेकर के।
इसी वर्तमान में आपके अमेरिका के पास है, चाइना के पास परमाणु शक्ति है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, आपका क्या और कौन देश है आपके, इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है। भारत के पास नहीं रखने दोगे आप, बाकी देश जो आपके पास आएंगे उनको नहीं रखने दोगे आप। ये समस्या थोड़ी सी है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ से भी खड़ी होती है, मतलब क्या बोलते हैं, असमानता की बात यहाँ बराबर चलती रहती है। 5 देश जो चाहे वो करें, बाकी देश बेकार हैं। ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे हैं, लेकिन भाई चलती रहेंगे, क्या करेंगे आप। चलिए थोड़ा सा इनको देख लीजिए अब। देखिए अब ये वो लिखा हुआ है, फूड एंड क्या बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। ये आपके, इसका मुख्यालय फिलहाल रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय रोम में है, या फेव का मुख्यालय रोम में है। IAEA जो भी बात चर्चा आपसे हुई थी, अभी मैं इसके बारे में अलग से वीडियो दिखाऊंगा आपको। एक बार इसका लोगो देख लीजिए यहाँ पे, बस केवल आप एक बार सुन लीजिए, लोगो देखिए भाई। आगे मैं मिलूंगा, आगे चित्र मैंने और रखा हुआ है, जो इन सारे जो सदस्य, जो क्या नाम, जो संगठन है यूएनओ के अलग अलग से बने हुए हैं, इनके बारे में लिखा हुआ। मुख्यालय किसका कहाँ पे है और इसका फुल फॉर्म क्या हो, तो सारी चीजें वहां पे हैं। कब इसकी स्थापना हुई है, तो देखिए अगली चीज IAEA वियना में है, जो परमाणु निषेध संधि है मुख्य रूप से। ये IMF इंटरनेशनल मनी फंड, आप जानते हैं कि मनी वाला सारा काम कहाँ पे होता है, बताइए भाई। अमेरिका में, वाशिंगटन DC में इसका है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, खास करके हमें लग रहा है मेट्रोलॉजी मतलब होता है कि मौसम विज्ञान को लेकर के है ये। अब ये भी शायद वहीं पे है। हाँ, ये भी आपका स्विट्जरलैंड में भी है, आपका स्विट्जरलैंड में आपका ये भी है। WMO, WHO भी आपका स्विट्जरलैंड में ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका स्विट्जरलैंड में ही है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये ILO, खास करके मजदूरों के टाइमिंग, काम के समय को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर चर्चा करता है, उनके मतलब मजदूरों के जीवन स्तर को उठाने के लिए। और क्या था कि पहले 12-12, 18-18 घंटे लोग काम करवाते थे, विश्व के लोग मजदूरों से 18-18 घंटे घर में काम करवाते थे। तो यूएनओ ने जो है घोषणा कि नहीं, किसी व्यक्ति से आप 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करवा सकते, किसी भी मजदूर से आप 8 घंटे ज्यादा काम जो करवाएंगे, आप क्या देंगे उसको, ओवर टाइम देंगे उसको, तब काम करवा सकते हैं। 8 घंटे ज्यादा काम करवा सकते हैं, मतलब 8 घंटे ज्यादा काम आप लीगल रूप से किसी से नहीं करवा सकते आप। वो चाहेगा तभी करेगा, और उसके लिए अलग से आपको उसको जो है मतलब देना पड़ेगा। IMO, इसका भी शायद वही है, इंटरनेशनल मनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके है। इसके बारे में बहुत हमें देखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। UPO, क्या इसका फुल फॉर्म होगा भाई, UPO का, UPO जल्दी देखना पड़ेगा, इसको भी बारे में पता हमको नहीं है। WTO देखिए, UNWTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व की जो ट्रेडिंग होती है, जो व्यापार, उसको लेकर नियंत्रित करता है ये, खास करके विश्व में नावों को लेकर के या वायुयान को लेकर के, जो या जो भी आप व्यापार ट्रेडिंग करते हैं, आप टैक्स कितना किस पर लगाना है, किस देश को व्यापार रोकना है। जैसे क्या होता है कि भी मान लीजिए कोई देश, जैसे भारत ने जब 1974 में जो है, जब वो आक्रमण किया, क्या ना, जब परमाणु बम फोड़ा था वो, तो विश्व के देशों ने क्या किया था, भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे। मतलब भारत से विश्व की कोई चीज नहीं आ सकती थी उस समय। अभी किसी देश से व्यापार समाप्त पूरी तरह से कर दिया जाए तो हालत खराब उसकी पूरी तरह से हो जाएगी। अभी चाइना से व्यापार बंद कर दिया जाए, चाइना से, जी सर, को मिल रही है ना। जी सर। चलिए, तो व्यापार कब रोकना है, कब बंद करना है, और क्या चीजें कब करनी है, मतलब व्यापार के बारे में कितना कितना किस पर टैक्स लगाना है, सारी चीजों का निर्णय आपका जो WTO जो आपका करता है। यूनिडो कुछ बारे में पता हमको नहीं है। ये BIPO है, और ये शायद बौद्धिक कुछ करके है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
कुछ करके है, मतलब बौद्धिक क्षमता को लेकर, विस्तार को लेकर के है ये, लेकिन फुल फॉर्म उसका नहीं पता मैं क्या चीजें हैं ये। देखिए आपका ITU है, इंटरनेशनल टेलीफोन यूनियन। तो वैश्विक स्तर पर जो टेलीफोन होता है, जो टेलीग्राम से आपका जो फोनिंग व्यवस्था होती है, कितना किस पर चार्ज, कितना देश कौन चार्ज लगाए, कितना नहीं लगाए, इसको लेकर के सारी नियंत्रण वाली व्यवस्था करता है, ITU करता है। और आगे जो है क्या चीज है, IFAD। चलिए इसको देखा जाएगा। देखिए यूनेस्को, देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण संगठन आपका यूनेस्को है। ये बच्चों के लिए खास करके यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय शायद पेरिस में है यूनेस्को का। तो ये कुछ संगठन, विशेष संगठन कुछ आपके हैं, जिसका संगठन थोड़ा सा चेंज किया गया है। और बच्चों के लिए खास करके मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह से बढ़ाया जाए। अभी आप देखते होंगे कि क्या बोलते हैं, बच्चों को जो वो मिलता है बच्चों को, उसमें मुख्य रूप से आपका यूनेस्को का नाम, उसमें नाम, उस विशेष यूनेस्को का नाम उसमें छपा होता है। बच्चों को पोषाहार आता है, उसमें यूनेस्को सहयोग भी करता है। बच्चों की दवा को लेकर के, बच्चों की जो है कि मतलब खाद्यान्न को लेकर के, कुपोषण को लेकर के, खास करके वैश्विक स्तर पर जो कुपोषण फैले हुए हैं बच्चों को लेकर के, उनको लेकर के खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उनको पोषाहार देना, उनकी दवा की व्यवस्था करना, आपका यूनेस्को विशेष रूप से इसमें अपना योगदान जो अदा करता है। चलिए आपको हम अगले टॉपिक की ओर ले चलते हैं। देखिए आपका जगह दिया हुआ कौन से देश का मुख्यालय कहाँ पे है, और एक बार यहाँ से देख लीजिए। ये सार्वभौमिक डाक था, वो UPU सार्वभौमिक डाक था, डाक वाली व्यवस्था जो आपका यहाँ से था। एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको मैं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो और बढ़िया दिखने लगेगा। चलिए इतना ही बड़ा हो सकता है यह। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ नीचे करना मांग रहा है, तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, ये आपका क्या करता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1865 में इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा में। चलिए सार्वभौमिक डाक संघ आपका UPO। देखिए महत्वपूर्ण आपका जो बताऊंगा उसी, देखिए ITU को आप याद रखिएगा, ये कुछ काम किया आपका ये कभी डाक वाला कभी पूछा नहीं कभी है। इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस यूनियन, थोड़ा सा देख लीजिए, स्विट्जरलैंड में भी है तो कोई समस्या नहीं, स्विट्जरलैंड में भी है, बर्न स्विट्जरलैंड में है ये। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कहाँ पे है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। WHO फुल फॉर्म बताओ भाई, कोई WHO फुल फॉर्म बताओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ये। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, तो जिनेवा में भी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में भी आपका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैंने बताया धन वाली सारी व्यवस्था अमेरिका ने पास रखा हुआ है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, क्या बोलते हैं इसको है, अंतर्राष्ट्रीय IMF है, IMF। तो इंडिया इंटरनेशनल मनी फंड वाशिंगटन DC में है ये, तो अमेरिका में पड़ता है, USA में पड़ता है, बिल्कुल। विश्व बैंक आपका जो है आपका अमेरिका में ही है, वाशिंगटन DC में ही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, नहीं निषेध संधि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, और क्या होगा ये से एसोसिएशन तो नहीं होगा कहीं, अभिकरण। चलिए जो भी हो, तो वियना में है ये, ऑस्ट्रिया वियना में है ये। चलिए अगला देख लीजिए, UNIDO अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तो ये वियना में है आपका, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है ये। देखिए ये वाला था CTBT, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था आप लोगों को, IAEA नहीं है वो, वास्तव में क्या है CTBT आपका है,
जो परमाणु निषेध संधि जो आपकी है, ये देखिए यहाँ पे है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, CTBTO, CTBT के नाम से जानते हैं इसको। तो CTBT पर ही वो है जिस पर देखिए इसका भी मुख्यालय वियना में ही है। जिसे दुविधा में पड़ गया था लग रहा है, इसका भी मुख्यालय वियना में ही है। और जानते हैं आप, वियना में डेन्यूब नदी बहती है, वियना नदी के तट पर, वियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर है। उसको शायद यूरोप की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, डेन्यूब को, डेन्यूब नदी को जो है शायद यूरोप की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। शायद 7 या 8 देश उसके तट पे हैं, उसके वियना नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर। तो वियना आपका CTBT जो आपका है, जो प्रतिष्ठित संधि जो इस पर भारत ने साइन नहीं किया है, वो आपके वियना में है। विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भाई पर्यटन दिया हुआ है तो है, पर्यटन का क्या होगा? तो टेररिज्म होता है, क्या बोलते हैं उसको है, टेररिज्म तो वो हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, टेररिस्ट होता है, नहीं हाँ टूरिज्म, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका जो है कि पर्यटन संगठन आपका जो मैड्रिड स्पेन में है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICACA आपका जो है कि कनाडा में है, कनाडा में एक देखिए है ये अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन जो आपका है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO आपका मैड्रिड कनाडा में है आपका। देखिए FAO जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जो गरीब देश होते हैं जहाँ भुखमरी की समस्या जहाँ खड़ी होती है, वहां पर जो है खाद्यान्न की सप्लाई कर विशेष रूप से करवाता है। FAO रोम में है ये, रोम का मतलब होता है इटली में, इटली में है ये, रोम अलग से देश नहीं कोई है, इटली में ही है ये। देखिए रोम इटली, और इसी इटली के अंदर ही आपका जो है कि वेटिकन सिटी, विश्व का जो क्या है, विश्व का तो छोटा देश भी आपका यहीं पे है, यहाँ पे पोप निवास करता है। इसको देश की मान्यता आपके इटली ने ही दिया है, मतलब इटली के मध्य में ही लगभग है देश वो। वेटिकन सिटी अलग से कोई देश नहीं है, इटली के मध्य में ही लगभग है, लेकिन अलग से मान्यता देता है वो। यहाँ पर धर्मगुरु, ईसाइयों का धर्मगुरु पोप निवास करता है, अपने अनुयायियों के साथ निवास करता है यहाँ पे। वो विश्व का सबसे छोटा देश के रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मात्र पुरुष रहते हैं, यहाँ पे स्त्री नहीं रहती है। अगला देखिए आपका है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, ये इसका भी मुख्यालय जो इटली में आपके है, रोम में है। देखिए यूनेस्को परीक्षा में कई बार पूछा, यूनेस्को फुल फॉर्म भी इसका याद रखिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस और कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए UN फॉर मतलब यूनाइटेड नेशन हो गया आपका, UN फॉर यूनाइटेड नेशन हो गया आपका, शुरुआत की 2 अक्षर आपका क्या है, यूनाइटेड नेशन है। और E फॉर है एजुकेशन, S फॉर है साइंस, C फॉर है कल्चरल और O फॉर है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी आपकी, अंतर्राष्ट्रीय कहाँ गया ये, हाँ यूनेस्को आपका अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा विज्ञान और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में है ये, पेरिस फ्रांस में है ये, मात्र फ्रांस की मुख्यालय है इसका ये यूनेस्को का। हाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO लंदन में है। आप जानते हैं कि लंदन शुरू से ही नाविक वाले में बड़ा नंबर 1 रहा है भाई, उड्डयन वाला तो वहीं रहेगा ना। नहीं समुद्री संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, तो इसका IMO इसका मुख्यालय कहाँ पे आपका है, लंदन में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन दाहेंग में है ये। देखिए दाहेंग यहाँ लिखा हुआ है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में एक तो आपका न्यायालय है, एक आपका जो है ये भी देखिए हथियार जो है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन भी आपका जो है नीदरलैंड में है। UN भाई इसका मुख्यालय तो आपका न्यूयॉर्क में ही है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क USA में ही है, तो कोई समस्या नहीं, तो वही है। यूनिसेफ देखिए परीक्षा में कई बार पूछा, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑफ क्या होगा, I फॉर बाल विकास निधि, चलिए फंड अंत में है यूनिसेफ। चाइल्ड ई निधि का हो गया फंड। E फॉर क्या होगा भाई, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, यूनाइटेड नेशन ऑफ बाल निधि, इन्फेंसी, इन्फेंसी माने चाइल्ड होता है ना, हाँ ठीक है। इन्फेंसी माने हो गया बाल, हो गया चाइल्ड, हो गया, और अब यप भी दिया हुआ। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए मिलता अगर है तो खासकर बच्चों के लिए जो है, बच्चों के यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ होगा अगर सर। बार बार आप देखते होंगे, बार बार बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम चलते हैं यूनिसेफ के द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में ही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष आपका जो है UNEPA, खास करके जो आपके जो गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं, बाकी चीजें का जो कार्यक्रम होता है, ये सारी चीजें आपके जो है यहीं से, इसके सारी व्यवस्थाएं आपकी UNFPA उसको प्रेस्क्राइब करता है। ये खाने लायक है ये गोली, उस पर देखते होंगे कहीं पर, अभी देखेंगे आप जो है उस पर UNEPA का उस पर नाम जरूर लिखा रहता है बाई। इसे नहीं होता है कि आपका खाद्य वाला जो होता है को अलग से उसको FAO करता है कि हाँ ये खाने लायक है ये, उसी तरह से आपका ये भी उसको प्रेस्क्राइब करता है, हाँ ठीक है खाने लायक है आपका। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी है। और रेड क्रॉस के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, रेड क्रॉस वैश्विक स्तर पर एक तरह से त्वरित हेल्थ सहयोग पहुंचाता है। इसका नाम नहीं आ रहा था, जॉन पॉल पावेल नाम था, क्या नाम था, जिसने शुरुआत किया था इसकी विश्व स्तर पर जो रेड क्रॉस की शुरुआत किया था। नाम को बताएगा हमको इसका, किसने इसकी शुरुआत किया था जो रेड क्रॉस की? नाम याद नहीं आ रहा हमको, शायद रसिया में कुछ इस तरह, रसिया में शुरुआत इसकी हुई थी उससे, चलिए नहीं याद आएगा। तो रेड क्रॉस जो है एक तरह संगठन, वह संगठन है जो वैश्विक स्तर पर जहाँ पर भी युद्ध महामारी, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में आपके अफगानिस्तान में बॉल चल रहा है, तो रेड क्रॉस की टीम वहाँ पहुंच जाएगी, अपना झंडा दिखाएगी। उसका काम मात्र इतना होता है कि युद्ध में घायल लोगों का सहयोग करना, मतलब उनको ट्रीटमेंट देना। तो इसको कोई मारता नहीं है, मतलब कहीं पर भी कोई घायल रहेगा उसको जाकर के सहयोग करता है। मतलब अगर युद्ध भी चल रहा है वहां पर भी कोई भी देश की सेना होती है उस पर हमला जो है नहीं करती है। अगर मान लीजिए युद्ध भी चल रहा है, पूरी गोलाबारी चल रही है, आगे बंदूक लगी हुई है, तब भी अगर कोई रेड क्रॉस वाला जाएगा वहां तो उस पर हमला जो है नहीं किया जाएगा। अपना कार्ड रखते हैं, विश्व स्तर पर संगठन है ये, तो बताता है कि मतलब हमारा काम मात्र क्या है, हमारा काम मात्र है जो जख्मी है उनका सहयोग करना, उनको जो है क्या देना, उनको ट्रीटमेंट देना, हमारा काम केवल है, बस हम ट्रीटमेंट दे के चले जाएंगे, हमको आपसे कुछ लेना देना आपसे नहीं है। ये रेड क्रॉस का काम है ये। चलिए आगे भी जरा देख लीजिए, कुछ देश और भी आपके हैं, कुछ संगठन आपके और भी हैं। ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये। तो वियना में, इसका भी वियना में है, ऑस्ट्रेलिया वियना में इसका है। वियना में एक चीज बताइए और क्या था, IAEA, और एक था निषेध, निषेध संधि कौन सी थी वो, क्या नाम था उसके, CTBT। तो तीन चीज आपका वियना से हुआ आपका, एक तो आपका हो गया IAEA, और एक आपका CTBT हो गया, एक आपका जो हो गया ओपेक। तीन का मुख्यालय कहाँ पे आपका है, वियना में है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखिए आपका नाटो, नाटो इंटरनेशनल, देखिए नाटो आपका है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है नाटो को मतलब क्या होता है कि कुछ अमेरिकी यूरोपियन देश कुछ हैं जो मिल करके एक संघ किए हुए हैं, उसको नाटो के नाम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं इसको, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और देखिए आपका यहाँ से जो आपके परीक्षा के लिए काम की चीज, सार्क देखिए यहाँ पे है, ये भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। सार्क, सार्क का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है, काठमांडू, दक्षिण काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसमें भारत भी इसमें संगठन इसमें है, भारत है, पाकिस्तान है, आपका भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं आपके इसमें सारे लोग, आपका श्रीलंका भी इसमें आपका है, आपका पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, 8 देश में है आप, सही है। नाम को नाम याद है क्या किसी का? देखिए नाम इसमें साफ साफ दिख रहा है, देखिए यस फॉर साउथ अफ्रीका है, भारत ये फॉर क्या होता है,
नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान भी इसमें। चलिए, तो नाम में कुछ लिखा, नाम में कुछ छिपा है क्या इसमें? SAARC कुछ नाम में है क्या? नाम में किसी का नाम है क्या इसमें सार्क में? नहीं नहीं सर। साउथ एशियन ऐसे करके है वो। अच्छा, रूरल आपका, चलिए ठीक, हाँ वही होगा ही। चलिए ठीक है, चलिए। दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साउथ, यस फॉर साउथ हो जाएगा, जी और A फॉर एशियाई हो जाएगा, और A फॉर अर्बन हो जाएगा, अर्बन। और R क्षेत्रीय फॉर संगठन। रूरल हो जाएगा, C फॉर हो गया, C फॉर जो सहयोग, कुछ इस तरह कुछ करके बनेगा वो। अब इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या चीजें हैं, कैसे हैं ये। और देखिए यहाँ पे जो आपके काम की है, इसमें जो परीक्षा में आपसे पूछ सकता, फीफा देखिए यहाँ पे दिया हुआ, फीफा। जी फीफा फुटबॉल करवाता है विश्व स्तर पर। फुटबॉल एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, फीफा। ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में भी है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा। ICC देखिए यहाँ पे है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आपका दुबई में है। दुबई में इसका मुख्यालय है। मैं मिटा दूं, जाना हो गया। तो आगे देखिए आपका यहाँ पे है, जो आपके काम की चीज में आपकी आ सकती है परीक्षा में। ये भी देखिए आपका पूछता है, UNCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जो आपका रेड बुक जारी करता है, रेड बुक डाटा। IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जो कहता है कौन सा जो है कि पशु, कौन सा पंछी जो है खतरे में है। रेड बुक डाटा जो जारी करता है, यही आपका है ये IUCN। ये परीक्षा में कई बार पूछा। स्विट्जरलैंड में इसका भी है मुख्यालय। और आपका यहाँ से जो काम की आपके है, चलिए लगभग हो गया। WWF देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपको। WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, और फंड का मतलब होता है कि कोष, मतलब वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। इसका भी स्विट्जरलैंड में है। और यह जो क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसी जीव के, खतरे वाले जीव को सुरक्षित करने के लिए फंड जारी करता है कि आप इसको बचाइए, इस जीव के लिए आप जो क्या करिए, इस जीव के लिए आप जो यहाँ पे संरक्षण बनाइए, इसके लिए आप जो है कि कुछ जमीन इकट्ठा करिए, कुछ जमीन जो है इसके लिए मतलब प्रिजर्व करिए। इस तरह की व्यवस्था आपका ही देता है। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको बनाता है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है। चलिए, तो आपका इस तरह से आपका जो है यूएनओ जो है और विश्व के जो कुछ संगठन थे, उस पर हमने चर्चा की आप लोगों से। और आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे, और मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं।